अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के आज के लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक को कवर करना चाहेंगे वो बेसिकली यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग मैकेनिज़्म है, जिसके अंदर आज हम जो यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करवाएंगे ये फाइनली टारगेट ऑडियंस के साथ इवैल्यूएशन करवाई के थ्रू इवैल्यूएशन की जाती है एप्लीकेशन प्रोटोटाइप की। आपने नोटिस किया होगा कि प्रीवियस तमाम लेक्चर्स के अंदर जब भी हम इवैल्यूएशन मैकेनिज़्म पढ़ते थे तो हम उसके अंदर ये बात करते थे कि इनको इवेलुएटर्स परफॉर्म करवाते हैं एज पर द परसेप्शन ऑफ द टारगेट ऑडियंस, बट दिस इज़ द इवेल्यूशन मैकेनिज्म विच इज़ परफॉर्म्ड बाय द टारगेट ऑडियंस इटसेल्फ। और ये परफॉर्म करवाने का मकसद क्या है? बिकॉज मोर ऑफन इंटुएशंस आर रॉन्ग। इवेलुएटर्स की जो इंटुएशन होती है टारगेट ऑडियंस के बारे में दैट कैन बी रॉन्ग, रिगार्डलेस कि उनके पास कितनी ज़्यादा डिटेल मौजूद हो टारगेट ऑडियंस के लिए, बट स्टिल चांसेस आर कि इनकी उनकी जो इंटुएशन है टू सर्टेन एक्सटेंट गलत हो सकती है अबाउट द टारगेट ऑडियंस. So that's why it is important to perform the usability testing with the target audience as well. People believe they understand behavior of others based on their own experience. So this is what actually happens कि जो evaluators हैं वो basically उनका ये मानना होता है और काफ़ी हद तक ठीक भी होता है, बट स्टिल उसके अंदर जो है वो एरर के चांसेस होते हैं कि वो people believe their people believe they understand बिहेवियर ऑफ अदर्स बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस, कि जो इवेलुएटर्स हैं वो उनकी परसेप्शन ये रहती है कि जो वो समझ रहे हैं टारगेट ऑडियंस के बारे में दैट इज़ द एग्जैक्ट सिनेरियो, बट चांसेस आर chances could be the other way around, to certain extent that could be 80% or that could be 10%. इसके बाद दिस बिलीव ओनली लॉस्ट थ्रू मेजरमेंट। जब आप लिटरली उस टारगेट ऑडियंस के साथ इवेल्युएशन परफॉर्म करवाते हैं तभी आपको पता लग सकता है, इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि तभी आपको पता लग सकता है कि इवेल्युएटर की जो perception थी अबाउट द टारगेट ऑडियंस ड्यूरिंग द अर्लियर इवेल्युएशन मैकेनिज्म वो किस हद तक ठीक थी। वो भी एक रियलिटी चेक जो है वो यहाँ पे इस इवेल्युएशन के थ्रू परफॉर्म हो जाता है। एक्सपीरियंस चेंजेस बेस्ड ऑन वंस परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। सो बेसिकली जो आपकी टारगेट ऑडियंस है या आपके जो इवेलुएटर्स हैं उनका जो एक्सपीरियंस है, दोनों का एक्सपीरियंस अपने अपने लिहाज से जो उनका जो एक्सपीरियंस है अपने लिहाज से चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन देयर अदर एक्सपीरियंसेस ऑफ द वर्ल्ड या फिर अदर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसीलिए आपको बहुत अगेन मैं एम्फोसाइज करना चाहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लिटरली टारगेट ऑडियंस के साथ इवेल्युएशन परफॉर्म करवाते हुए अपने जो प्रोटोटाइप है उसकी इवेल्युएशन कर सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इवेल्युएशन जो सी है वो प्रीवियस इवेल्युएशन मैकेनिज्म को टेक ओवर कर लेती है और आपको उन इवेल्युएशन को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि प्रोज एंड कॉन्स के अंदर उन इवेल्युएशन मैकेनिज्म्स के प्रोज एंड कॉन्स के अंदर आपने ये नोटिस किया होगा कि वहाँ पे जो बेनिफिट एक लिखा हुआ था वो ये था कि इन इवैल्यूएशन मैकेनिज्म को अर्लियर स्टेज में परफॉर्म करवाया जा सकता है। वेयर एज ये जो यूजिबिलिटी टेस्टिंग मैकेनिज्म है विद द टारगेट ऑडियंस, ये हम तब परफॉर्म करवाना पसंद करते हैं जब हम सर्टेन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हद तक कि हमारी प्रोटोटाइप इज़ क्वाइट एज पर द परसेप्शन ऑफ द टारगेट ऑडियंस। और ये हमें तब पता लगता है जबकि हम प्रीवियस जो इवैल्यूएशन मैकेनिज्म हमने पढ़े वो परफॉर्म करवा के हम उस एप्लीकेशन की इवैल्यूएशन कर चुके होते हैं। तो इवैल्यूएटर अपने एंड से इवैल्यूएशन एप्लीकेशन डिज़ाइन बेस्ड ऑन दी persona एंड सिनेरियो बिल्डिंग और फिर उसकी इवैल्यूएशन एज पर दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द persona वो करवा के अब उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बचता जिसके थ्रू वो एप्लीकेशन को फर्दर इंश्योर कर सकें कि ये एप्लीकेशन यूज़र के लिए कितनी ज़्यादा सूटेबल है। सिवाय इसके उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता कि अब वो टारगेट ऑडियंस के साथ इवैल्यूएशन परफॉर्म करवाएं। सो दैट्स वाई ये जो यूजेबिलिटी टेस्टिंग मैकेनिज्म है विद द टारगेट ऑडियंस, दैट evaluation takes place relatively later on in the evaluation mechanism. It is almost impossible to forget personal experience and put oneself in a position of someone not having had the same experience. तो बेसिकली ये इवेल्यूएटर के परस्पेक्टिव से कह रहा है कि दिस इज रिलेटिवली, आई वुड से इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल फॉर द इवेल्युएटर कि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को साइड में रख दे 100% और फिर सिर्फ और सिर्फ इवेल्युएटर के टारगेट ऑडियंस की जो
प्रोफाइल है, जो उसकी एक्सपीरियंस है विद रिस्पेक्ट टू डोमेन एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू दी एप्लीकेशन यूजेबिलिटी, वो उस परसेप्शन से उस एप्लीकेशन को जो है वो टेस्ट करे। यकीनन उसका अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल परसेप्शन है वो ज़रूर कुछ हद तक, अब ये डिपेंड करता है कितना, लेकिन कुछ हद तक उसमें ज़रूर इन्फ्लुएंस करेगी। सो ये भी एक वजह है कि यूजेबिलिटी टेस्टिंग विद द टारगेट ऑडियंस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे हमें एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि यूज़र टेस्टिंग और यूजेबिलिटी टेस्टिंग में फ़र्क है। आप जब यूज़र की टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो आप ये चेक करते हैं कि ये यूज़र जो सा है वो एप्लीकेशन के लिए कितना अप्रोप्रिएट है, ये यूज़र जो सा है वो एप्लीकेशन के लिए की नेचर के साथ मैच करता है या नहीं करता, या फिर इस यूज़र को इस एप्लीकेशन की ज़रूरत है भी या नहीं। जबकि यूज़बिलिटी टेस्टिंग जो सी है वो आप एप्लीकेशन की कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टारगेट ऑडियंस। तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है और आपने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है, अपने जहन में भी रखना है, और टारगेट ऑडियंस को भी इस चीज़ के बारे में आपने जो है एक्सप्लिसिटली अवेयरनेस देनी है कि जो इवेल्यूएशन परफॉर्म करवाई जा रही है वो आपकी इवेल्यूएशन नहीं है, वो यूज़र की इवेल्यूएशन नहीं है, वो एप्लीकेशन की इवेल्यूएशन है। और इस बारे में हम फर्दर भी बात करेंगे। इसके अलावा सिंस हम यूजेबिलिटी टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो इससे इसलिए ज़रूरी है कि हम इससे पहले कि इस पर्टिकुलर यूजेबिलिटी टेस्टिंग मैकेनिज्म के अंदर जाएं और इसके डिटेल्स को देखें, ये ज़रूरी है कि हम जो है टर्म यूजेबिलिटी इसके बारे में थोड़ा सा एक क्लियर पिक्चर जो है वो ले लें, ताकि इसके बाद हम फर्दर इसको पढ़ सकें। ये एक रिसर्च पेपर है जिसके अंदर ये यहाँ पे बता रहा है कि यूजेबिलिटी इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक दैट एग्जिस्ट इन एनी एब्सोल्यूट मैनर। हाउएवर, यानी कि जो यूजेबिलिटी है अपने आप में इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। जैसे कि हम हैप्पीनेस को, सैडनेस को, फ्रस्ट्रेशन को, एंग्जाइटी को, सक्सेस को, फेलियर को, दो के सक्सेस और फेलियर भी रिलेटिव होते हैं, बट बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिनको डिस्क्राइब करना इंडिपेंडेंटली आसान है। बट यूजेबिलिटी इज़ अमंग दोज टर्म्स जिनको डायरेक्टली और स्पेसिफिकली डिफाइन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप यूजेबिलिटी को इट्सेल्फ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। However, it can be best summarized as one's appropriateness towards the purpose. अगर एक चीज़ का या किसी एक इंसान का या किसी भी आप कह लें कि एस्पेक्ट का जो जो अप्रोप्रिएटनेस है टुवर्ड्स इट्स पर्पस, अगर वो ठीक है तो आप कह सकते हैं कि, या अच्छी है तो आप उसको ये कह सकते हैं कि इसकी यूजेबिलिटी रिलेटिवली हाई है। तो ये एक प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग थी रिगार्डिंग द यूजेबिलिटी, मगर आईएसओ स्टैंडर्ड के मुताबिक, जिसका ये रेफरेंस यहाँ पे दिया गया हुआ है, ये सजेस्ट करता है दैट अ यूजेबिलिटी मेजरमेंट शुड कवर। जब आप यूजेबिलिटी को मेजर कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप कवर करें इफेक्टिवनेस को, एफिशिएंसी को और सेटिस्फेक्शन को। लाइक आप अगर ए की यूजेबिलिटी मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आपने ये देखना है कि बी कितना इफेक्टिव है, कितना एफिशिएंट है और कितना सेटिस्फैक्ट्री है फॉर ए। तो बेसिकली जब आप इन तीन चीज़ों को मेजर करेंगे, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड सेटिस्फेक्शन को, तो इसका जो एक ओवरऑल इम्पैक्ट बनेगा एज अ होल इन तीन एस्पेक्ट्स का, वो यूजेबिलिटी कहलाता है। हम स्लाइड पे वापस चलते हैं और फिर हम अपने लेक्चर को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। मगर मैं अभी तक हमने लेक्चर को फॉर्मली स्टार्ट नहीं किया, हमने यूजेबिलिटी टेस्टिंग विद रिस्पेक्ट टू द टारगेट ऑडियंस हमने उसको ऑफिशियली स्टार्ट नहीं किया, हम उसका थोड़ा सा ओवरव्यू सिर्फ और सिर्फ ले रहे थे और उसकी वजह समझ रहे थे कि क्यों टारगेट ऑडियंस के साथ यूजेबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करवाना ज़रूरी है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, सिंस मैंने जैसे कि कहा कि इसको हमने एज सच ऑफिशियली स्टार्ट नहीं किया, इसकी डिटेल्स को देखना यूजेबिलिटी टेस्टिंग को, तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि ट्राई टू टेक a notes out of this lecture aggressively due to the fact कि ये lecture is going to be entirely detailed। इसके अंदर बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स हैं और हर एक बुलेट पॉइंट और चंद ऐसे बुलेट पॉइंट्स भी हैं जिनके अंदर फर्दर 6 से 7 बुलेट पॉइंट्स हैं। तो दैट वे दिस लेक्चर दिस होल mechanism is very straightforward and very easy, but since this mechanism is very detailed, तो इसके बुलेट पॉइंट्स और उनके साथ एसोसिएटेड डिटेल जो हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है, दैट इज़ ऑल्सो अ लॉट। तो बेहतर ये रहेगा ख़ास तौर पे आप जिन लेक्चर्स में बुलेट पॉइंट्स देखें और फिर हम जब उन बुलेट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे तो आप उनके ख़ास तौर पे जैसे ही जिस स्लाइड के बुलेट पॉइंट्स आते हैं उनको नोट कर लें, बिकॉज लेटर स्लाइड्स के अंदर मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और हो सकता है कि किसी एक बुलेट पॉइंट के अंदर 6 से 7 फर्दर बुलेट पॉइंट्स आएँ और हम फिर जो मेन बुलेट पॉइंट्स हैं उसको छोड़ के
उन सब बुलेट पॉइंट्स को सबको पहले समझें और फिर फर्दर हम अपने मेन बुलेट पॉइंट्स के ऊपर कंटिन्यू करें। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ आपको इसका एक इस आज के लेक्चर का एक आर्किटेक्चर बताते हुए, जो कि एक्सेप्शनल है। मैं यूजुअली इस तरह की जो है वो एम्फोसाइज नहीं करता, बट इन दिस लेक्चर आई बिलीव दिस इज इम्पॉर्टेंट। ऑल राइट, अब ये यूजिबिलिटी टेस्टिंग के ऊपर एक और एम्फोसाइज कर रहा है एक रिसर्च को लेके। मैं इन तमाम बुलेट पॉइंट्स को सबसे पहले आपके साथ डिस्प्ले में लाना चाहूँगा यहाँ तक, और फिर मैं ओवरऑल जो है इसके बारे में आपके साथ बात करना चाहूँगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अज़ीम। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والرفيع وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين। जी कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। सॉरी आई हैड अजान ओवर हियर, तो प्रॉबेबली मैं इस जो मैंने पॉज लिया है अजान की वजह से, मैं उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ तबलीग मैं उसको शायद एडिट ना करूं। एनीवे लेट्स कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे ये बेसिकली इन तमाम बुलेट पॉइंट्स को इकट्ठा यहाँ पे शो करने का पर्पस ये है, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि सबसे पहले मैं इस बुलेट पॉइंट को पढ़ना चाहूँगा, बिकॉज ये बुलेट पॉइंट ऊपर वाले तमाम बुलेट पॉइंट्स को सॉर्ट ऑफ मोर और लेस एक्सप्लेन कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक स्टडी है कीबोर्ड और माउस के हवाले से, और उसमें उसने यहाँ पे एक सिनेरियो दिया हुआ है और उसके हवाले से इसने बताने की कोशिश की है कि यूजिबिलिटी टेस्टिंग विद टारगेट ऑडियंस ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इन वन स्टडी ऑन दिस फिनोमिनन, ये यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है, यूजर्स वर आस्क्ड टू डू द सेम टास्क यूजिंग द कीबोर्ड एंड द माउस। तो बेसिकली यूजर्स को एक टास्क असाइन किया गया, और एटलीस्ट इस स्लाइड के अंदर ये डिटेल मौजूद नहीं है कि वो टास्क क्या था और टारगेट ऑडियंस की कैटेगरी क्या थी, बट एनीवे ये यहाँ पे ये बता रहा है कि एक टास्क दिया गया यूजर्स को परफॉर्म करने के लिए, और उनसे ये कहा गया कि इस टास्क को पहले कीबोर्ड के थ्रू परफॉर्म करें और फिर उसके बाद इस टास्क को माउस के थ्रू परफॉर्म करें, और मे बी द अदर वे अराउंड। Each and every user was able to perform the task using the mouse significantly faster, an average of 50% faster in comparison with the keyboard. Interestingly, each and every user reported that actually they reported their own perception. Interestingly, each and every user reported that they did the task much faster using the keyboard, exactly contrary to the subjective evidence of the stopwatch. So basically वो यहाँ पे इस बात के ऊपर एम्फसाइज करना चाहते हैं कि इवन के आप इस बात को तो साइड पे कर दें कि इवेलुएटर यूज़र के बारे में क्या परसेप्शन रखता है। अगर टारगेट ऑडियंस इट्सेल्फ, टारगेट यूज़र इट्सेल्फ एक बात को थ्योरेटिकली क्लेम करे, तो उसको भी प्रैक्टिकली इवेलुएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज बाज़ दफ़ा हमारी परसेप्शन जो सी है वो सही नहीं होती, और उसको इवेलुएट करके उसके ऊपर कंक्लूसिव डिसीजन तभी लिया जा सकता है जब आप प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करवा के, और लाइक फॉर इंस्टेंस अगर आप एफिशिएंसी मेजर कर रहे हैं, टाइम मेजर कर रहे हैं, तो स्टॉप वॉच ही ये डिसाइड कर सकती है
कि कौन सा मैकेनिज्म इन दैट पर्टिकुलर केस बेहतर है, रादर के यूज़र की अपनी एक परसेप्शन। हो सकता है कि यूज़र के लिए माउस के साथ परफॉर्म करवाना टास्क को रिलेटिवली हेक्टिक हो, कॉम्प्लेक्स हो इन कंपैरिजन विद कीबोर्ड। ये डिपेंड करता है टारगेट ऑडियंस की कैटेगरी के ऊपर कि वो किस कैटेगरी की टारगेट ऑडियंस है। बट जो स्टॉप वॉच है, जो प्रैक्टिकल जो रिजल्ट्स हैं, जो हमारे पास क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ 50% इज़ रिलेटिवली फास्टर, विच इज़ एक्चुअली totally the other way around of the perception of the target audience। तो बेसिकली इसके ऊपर एम्फोसाइज कर रहा है, और तभी ये कह रहा है, एम्फोसाइज बेसिकली उसका इस बात के ऊपर है कि यूजिबिलिटी टेस्टिंग विद द टारगेट ऑडियंस, प्रैक्टिकल यूजिबिलिटी टेस्टिंग विद द टारगेट ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So the most obvious takeaway message from this is that people's subjective beliefs as to what is or is not quick and highly suspect is are basically highly suspective until unless कि आप practical evaluation करके ना देख लें। No matter how heartfelt the belief, until the stopwatch shows it is true, do not accept personal opinion about the speed and efficiency as fact. Indeed, user test. So instead user test. सो बेसिकली वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब तक आप जो है वो प्रैक्टिकली इवेल्युएशन करके ना देख लें और आपकी क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ जो हैं किसी चीज़ के बारे में आपको ना बता दें कि क्या एस्पेक्ट बेहतर है और क्या एस्पेक्ट सही नहीं है, आप यूज़र जितना मर्जी कॉन्फिडेंस के साथ कोई बात क्लेम कर रहा हो, उसको आप एज अ बेसिक इंफॉर्मेशन तो ले सकते हैं, मगर उसको एज अ कंक्लूसिव डिसीजन के तौर पे उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। दैट्स वाई यूज़बिलिटी टेस्टिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब हम लिटरली यूजिबिलिटी टेस्टिंग के ऊपर आ रहे हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि यूजिबिलिटी टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करवाई जा सकती है और उसके क्या स्टेप्स हैं, क्या फेजेस हैं। ऑल राइट, नंबर वन जो स्टेप है वो ये है कि यू नीड टू प्लान द टेस्ट, द होल टेस्ट यू नीड टू प्लान कि आप कैसे उसको परफॉर्म करवाएंगे। उसके बाद बारी आती है रिक्रूटमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। आप जब आपने ये फाइनल कर लिया कि आपने टेस्ट को कैसे परफॉर्म करवाना है और उसकी क्या डिटेल्स हैं, तो उसके बाद बारी आती है, ऑब्वियसली ये तमाम स्टेप्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं प्रोटोटाइप डिज़ाइन फाइनलाइज हो जाने के बाद। फाइनलाइज इन टर्म्स ऑफ कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो चुकी है। उसके बाद आप you'll plan the test and then you'll be recruiting the participants। उसका भी एक मैकेनिज्म है पूरा का पूरा, उसको देखेंगे। एंड देन यू नीड टू प्रिपेयर द मटीरियल्स फॉर द यूजिबिलिटी टेस्टिंग। फोर्थ स्टेप ये है कि यू नीड टू सेट अप द एनवायरनमेंट जहाँ पे आपने यूजिबिलिटी टेस्टिंग को परफॉर्म करवाना है। उसमें भी बहुत सारी डिटेल है, हम उसको देखेंगे। कंडक्ट द टेस्ट, और मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि बिफोर कंडक्टिंग द एक्चुअल टेस्ट यू ऑलवेज नीड टू डू अ पायलट टेस्ट। और इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत सारी वैलिड रीजंस हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और आपको पता लगेगा कि एक्चुअल टेस्ट परफॉर्म करवाने से कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पायलट टेस्ट को उससे पहले परफॉर्म करवाना, जिससे हम बहुत सारी मुश्किलात और बहुत सारे डाटा के ज़ाया होने से ऑलरेडी बच जाते हैं। इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये इस तरह से इसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। इस एस्पेक्ट को हाईलाइट कर लीजिएगा, और मैं जब इस बुलेट पॉइंट के ऊपर जाऊँगा तो मैं इसके ऊपर डिटेल में एम्फसाइज करूँगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और उसके बाद बारी आती है टेस्ट कंडक्ट करवाने के बाद जो आपके पास डाटा आ गया, उस डाटा को एनालाइज करना, और उसके बाद आखिरी चीज़ रह जाती है यू नीड टू prepare, or you can say you need to finalize the report or the result against the whole activity, ताकि आप किसी कंक्लूसिव डिसीजन की तरफ जा सकें। सबसे पहले जो टू प्लान द टेस्ट, हम इस स्टेप के बारे में देखते हैं। ऑल राइट, मेन सेक्शन हेडिंग्स जो सी हैं वो टेस्ट प्लान की, वो मैं इनको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्पेसिफाई कि आपका जो टेस्ट है उसकी, ये जो टेस्ट प्लान है आपका, उसकी जो हेडिंग्स हैं वो ये यहाँ पे मैं आपके सामने जो है वो लेके आ रहा हूँ, और उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। दो दे आर प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट स्टिल फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्पेसिफाई कि आपके इस टेस्ट को परफॉर्म करवाने का पर्पस क्या है। उसके बाद आप यूज़र की प्रोफाइल जो सी है वो स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरह की ऑडियंस को आप जो है रिक्रूट करना चाह रहे हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करवाने के लिए। उसके बाद यू नीड टू स्पेसिफाई द मेथड जिसके थ्रू आपने टेस्ट को परफॉर्म करवाना है। और उसके बाद यू नीड टू स्पेसिफाई द टास्क्स,
वो टास्क जो आप यूज़र को कहेंगे कि एक एक करके परफॉर्म करे ओवर दैट एप्लीकेशन, और जिसके थ्रू और जिसकी बेस के ऊपर आपने जो डाटा है उसको रिकॉर्ड करना है, वो टास्क कि कौन सा सेट ऑफ टास्क आप यूज़र को कहेंगे परफॉर्म करवाने के लिए, उसकी लिस्ट, ये वो लिस्ट है। उसके बाद टेस्ट एनवायरनमेंट कि किस एनवायरनमेंट के अंदर जो सी है वो ये तमाम एक्टिविटी है ये परफॉर्म करवाई जाएगी। और उसके बाद डाटा टू बी कलेक्टेड, जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन टास्क के अगेंस्ट, हर एक टास्क के अगेंस्ट कौन सा डाटा आप कलेक्ट करेंगे, वो आपने स्पेसिफाई करना है। इसके बाद ये कुछ मज़ीद एम्फोसाइज करना चाह रहा है टेस्ट प्लान के ऊपर कि जी जो टास्क लिस्ट है वो किस तरह से आपने जनरेट करनी है और किस तरह से आपने सॉर्ट करनी है, उसके ऊपर ये एम्फोसाइज कर रहे हैं यहाँ पे। लेट्स सी। सबसे पहला बुलेट पॉइंट ये कह रहा है कि जी प्रायोरिटाइज टास्क बाय फ्रीक्वेंसी एंड क्रिटिकलिटी। सबसे पहले आपने जो टास्क की लिस्ट जनरेट की है कि ये टास्क आपने यूज़र से परफॉर्म करवाने हैं, उसको सॉर्ट कर लें बेस्ड ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी के यूज़र कितना फ्रीक्वेंटली उस टास्क को परफॉर्म करवाएगा उस एप्लीकेशन के ऊपर। और जब आप वो उस एप्लीकेशन को लिटरली इन दी एक्चुअल एनवायरनमेंट जो है डिप्लॉय कर दिया जाएगा, तब वो उस टास्क को कितना फ्रीक्वेंटली परफॉर्म करवाना चाहेगा, और उसकी क्रिटिकलिटी लेवल क्या है, कितना क्रिटिकल है उस टास्क को परफॉर्म करवाना, कितना क्रूशल है उस टास्क को परफॉर्म करवाना। इट्स नॉट दैट कि कितना कॉम्प्लेक्स है इस टास्क को परफॉर्म करना, बट ये कि ये कितना क्रूशल है, कितना सीरियस है इस टास्क को परफॉर्म करवाना, कितना क्रिटिकल है, उसके सक्सेस और फेलियर कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। ये इस फैक्टर को हाईलाइट कर रहा है कि किस टास्क की कितनी इंपॉर्टेंस है और उसको कितना फ्रीक्वेंटली परफॉर्म करवाया जाएगा। इन दो बेस के ऊपर आप उस जो लिस्ट है उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, उसको सॉर्ट करते हैं। चूज दोस्त मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड क्रिटिकल टू टेस्ट। फॉर इंस्टेंस अगर आपने 50 के करीब टास्क हैं या 10-15 के करीब टास्क हैं, उसमें से आपने जो मोस्ट फ्रीक्वेंट और मोस्ट क्रिटिकल हैं उसकी बेसिस के ऊपर आपने लिस्ट को सॉर्ट किया और उसके टॉप पे से आपने उन टास्क को ले लिया जो कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली परफॉर्म करवाए जाने थे या फिर सबसे ज़्यादा क्रिटिकल थे, उनको परफॉर्म करवाना क्रिटिकल है। उन टास्क को आप चूज़ कर लेंगे इस टेस्ट सिनेरियो के दौरान। मेक अ टास्क लिस्ट फॉर टेस्ट टीम इंटरनल यूज़ ओनली। आप जो आपने सिलेक्टेड टास्क हैं उसकी जो एक लिस्ट बना के आप जो जो इवेल्युएशन की इंटरनल टीम है, इंटरनल टीम के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सिर्फ इवेल्युएटर्स नहीं, और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो आप वो जो लिस्ट है एक ही पेज के ऊपर वो तमाम लिस्ट ऑफ टास्क के जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो आप उन सबके साथ शेयर करेंगे। एक बार इस बात को हाईलाइट कर लीजिएगा कि जो इवेल्युएशन टीम है पूरी की पूरी, उसके पास जो ये टास्क लिस्ट है वो पूरी पूरी एक पेज के ऊपर उनको दे दी जाएगी इवेल्युएशन टीम के हर एक मेंबर को। वेयर एज जो टारगेट ऑडियंस है जिसके थ्रू आपने इवेल्युएशन परफॉर्म करानी है, उसको आप ये जो टास्क है हर एक टास्क एक एक करके उनको आप देंगे परफॉर्म करवाने के लिए। एज अ क्यू कार्ड आप कह सकते हैं, आप उनको देंगे, रादर कि आप उनको पूरी की पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दें। जब बारी आएगी इस बात के बारे में डिटेल में बात करने की तो मैं तब भी इसके ऊपर करूँगा, बट मैं थोड़ा सा आपको आइडिया भी देता चलूँ, बिकॉज हम यूज़र को नहीं चाहते कि वो उलझ जाए तमाम टास्क को ऑल टुगेदर देख के, या फिर उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे कि ये इवेल्युएशन इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी हेक्टिक। आप उनको क्यू कार्ड या फिर वो एक टास्क के बारे में परफॉर्म करवाते हुए दूसरे टास्क के बारे में सोचते रहें, इसीलिए आप उनको जो टास्क है वो एक एक करके एज अ क्यू कार्ड मैं कह सकता हूँ आप उनको दे सकते हैं। जिनको उन्होंने परफॉर्म करवाना है उनको आप जो है एक प्रिंटेड पेज के ऊपर तमाम टास्क नहीं देंगे। फॉर ईच टास्क, ये आपकी अपने लिए इवैल्यूएशन टीम के लिए है। फॉर ईच टास्क डिफाइन एनी प्री रिक्विजिट्स। अगर यूज़र के लिए ज़रूरी है जैसे आप किसी भी कोर्स को पढ़ते हैं तो उसके लिए बाज़ प्री रिक्विजिट चाहिए होती है एज अ बेसिक इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको वो आने वाला कोर्स समझ में आ सके। उस तरह से अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर टास्क, हर एक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए किसी प्री रिक्विजिट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो आपने उसको भी डॉक्यूमेंट करना है हर एक टास्क के अगेंस्ट कि आया किसी प्री रिक्विजिट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है या नहीं, या एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, प्री रिक्विजिट एक्सपीरियंस की ज़रूरत है या नहीं। डिफाइन दिस सक्सेसफुल कंप्लीशन क्राइटेरिया। और हर एक टास्क के अगेंस्ट आपने ये बताना है कि अगर यूज़र यू नीड टू डिफाइन दैट हाउ मच इज़ टू मच, कि अगर एक यूज़र
इतना इस हद तक इस टास्क को अकम्प्लिश कर लेता है तो हम ये मान लेंगे कि यूज़र कैन सक्सेसफुली परफॉर्म दिस टास्क। बिकॉज और मैं इस बारे में इसलिए भी एम्फोसाइज करना चाहूँगा बिकॉज हम क्यों ये कह रहे हैं कि हाउ मच इज़ टू मच, हमें ये डिफाइन करना ज़रूरी है। बिकॉज हर एक जो यूज़र है जिसके थ्रू आप इवैल्यूएशन परफॉर्म करवा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो हर एक क्लस्टर ऑफ टारगेट ऑडियंस को मुकम्मल तौर पे ज़रूरी नहीं है कि रिप्रेजेंट कर रहा हो। हो सकता है कि 70% 60% वो रिप्रेजेंट कर रहा हो, मगर 100% ज़रूरी नहीं है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा हो। और इस बारे में हम पहले पर्सोना बिल्डिंग के बारे में समझ चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो हम जो है वो ये कोशिश करते हैं कि हम हर एक टास्क के अगेंस्ट डिफाइन कर लें कि हाउ मच इज़ टू मच। अगर यूज़र इस टास्क को इस हद तक इतने टाइम ड्यूरेशन की थ्रेशहोल्ड में परफॉर्म करवा लेगा तो हमें उम्मीद है कि इस टारगेट यूज़र से एसोसिएटेड जो पर्सोना है या फिर ये टारगेट ऑडियंस जिस पर्सोना से जिस क्लस्टर ऑफ ऑडियंस से बिलोंग करता है वो भी इसको मोर और लेस सक्सेसफुली कंप्लीट करवा लेंगे। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम time to complete each task as well besides the successful completion criteria। और आपने ये भी बताना है कि मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है यूज़र को कोई भी टास्क हर एक टास्क परफॉर्म करवाने के लिए। बिकॉज हर एक टास्क के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम ड्यूरेशन होगा दैट वुड बी रिलेटिवली डिफरेंट। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये टाइम इसलिए भी डिफाइन करना है बिकॉज उसके बाद आप ये सर्टेन कर चुके हैं कि यूज़र ने अगर किसी भी इस टास्क को परफॉर्म करवा लेना होता तो वो इतने टाइम ड्यूरेशन में करा चुका होता। अब उसको हमें क्यू देने की ज़रूरत है, हमें उसको जो है वो क्लू देने की ज़रूरत है कि वो इस टास्क को किस तरह से बेहतर तरीके से समझ सके। अब आप उसको क्लू दे दें बिकॉज अदरवाइज वो वहीं पे स्टक होके रह जाएगा, तो इवेल्यूएशन जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगी। दैट्स वाई आपको हर एक टास्क कंप्लीशन के लिए जो है मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, जिसके बाद आप यूज़र को जो क्लू देंगे ताकि वो परसू कर सके और स्टक ना हो जाए एक किसी भी स्टेप के ऊपर। Do not instruct the test user to return to the initial screen at the beginning of each task. If they do so of their own accord, this is fine. So आप यूज़र को ये नहीं बताएंगे कि अगर आपने एक टास्क को परफॉर्म करवा लिया है तो या आप उसको इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे कि अगर आपने टास्क परफॉर्म करवा लिया तो हर एक टास्क को परफॉर्म करवाने के बाद आप मेंस मेन्यू के ऊपर वापस आएँ और फिर उसके बाद आप दूसरे टास्क के लिए परसू करें। लेट द यूज़र इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन नेचुरली, ताकि आपको पता लग सके कि यूज़र के लिए एक टास्क को परफॉर्म करवाने के बाद इन केस अगर मेन मेन्यू में आना लाजमी है तो यूज़र के लिए कितना आसान है मेन मेन्यू में वापस आना। या फिर अगर यूज़र जो है वो वहीं से दूसरे टास्क को परफॉर्म करवाना चाहता है तो क्या वो यूज़र उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एप्लीकेशन ये अलाउ करती है कि वो वहाँ से डायरेक्टली परसू कर ले। और दूसरी बात कि अगर वो डायरेक्टली परसू करती है तो किस तरह की नेचर की टारगेट ऑडियंस के लिए जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है डायरेक्टली परसू करना, या किस ऑडियंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है या नेचुरल है मेन मेन्यू में वापस आके फिर परसू करना टास्क 2 के लिए। तो यूज़र को आप गाइड ना करें हर बार के वो मेन मेन्यू में वापस आए और फिर टास्क 2 के लिए जाए या फर्दर नेक्स्ट टास्क के लिए जाए। लेट देम इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन नेचुरली। उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप आता है सिलेक्टिंग एंड एक्वायरिंग दी पार्टिसिपेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सेलेक्ट देम कि हमें इस तरह की टारगेट ऑडियंस चाहिए और फिर उनका कंसेंट लेना और उनको एक्वायर करना और उनको कमिट करना, उनको बाउंड करना अपनी एवेल्यूएशन के लिए। तो बेसिकली ये स्टेप है, इसके स्टेप 2 है, इसके बारे में हम देखते हैं। यूजर्स आर टिपिकली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट यूजर ग्रुप्स, जैसे हमने क्लस्टर्स के हवाले से भी बात की, बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स। तो ये हम इस बारे में पर्सोना बिल्डिंग सिनेरियो बिल्डिंग के अंदर, खासतौर पर पर्सोना बिल्डिंग के अंदर डिटेल में इस बारे में बात कर चुके हैं। टेस्ट ईच यूजर ग्रुप सेपरेटली, वी आर सपोज टू परफॉर्म। हमें ऑब्वियसली जो हमने क्लस्टर बनाए थे उसमें हमने स्पेसिफाई किया था कि कौन से क्लस्टर हमारा प्राइमरी क्लस्टर है, यानी कि पर्सोना हमारा प्राइमरी पर्सोना है और हमारे सेकेंडरी पर्सोना है, और उसके बाद हमारी कौन सी जो पर्सोना या क्लस्टर जो से हैं वो थर्ड प्रायोरिटी पे, फोर्थ या फिफ्थ प्रायोरिटी पे आता है। तो हमें अपनी जो इनिशियल प्रायोरिटीज़ हैं ऑब्वियसली प्रायोरिटी वाइज प्राइमरी से लेके सेकेंडरी और उसके बाद के बाकी के ग्रुप, चंद ग्रुप जिनको हम एम्फोसाइज करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए, हम उनको एड्रेस करना चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं, या हम ये कह लेंगे फैसिलिटेट करना चाहते हैं, तो हम
उनको हम उन तमाम ग्रुप्स को इवेलुएट करना चाहेंगे, ना कि किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को। टेस्ट एटलीस्ट 5 टेस्ट यूजर्स पर यूजर ग्रुप। तो हर एक क्लस्टर से, हर एक जो ग्रुप है वहाँ से आप 5 यूजर्स को इवेलुएट करें, उससे आपको एक क्लस्टर की ओवरऑल के बारे में आइडिया हो जाएगा कि अगर ये पर्टिकुलर क्लस्टर या ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल अगर इस एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करेंगे तो क्या आपको फीडबैक रहेगा इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए उनका। चूज रिप्रेजेंटेटिव टेस्ट यूजर्स हु स्पैन द चूजन यूजर ग्रुप्स। ऐसे यूजर्स को सिलेक्ट करें जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनसे हैं वो उनके ग्रुप के मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ये बेसिकली इसका एम्फोसाइज करने की कोशिश कर रहा है। एक्वायर टेस्ट यूजर्स वाया एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, स्टूडेंट्स, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, इंटरनल पर्सनल। ये डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में जो है वो इवैल्यूएशन परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसकी बेसिस के ऊपर आप टेस्ट यूज़र्स को एक्वायर कर सकते हैं। आया आपको एजेंसी के थ्रू करना पड़े। बेसिकली इंटरनेशनली स्पेशली एजेंसीज़ एग्जिस्ट करती हैं जो कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो टारगेट ऑडियंस प्रोवाइड कर देती हैं फॉर इवैल्यूएशन। इवन दो मैंने ये देखा है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट तक अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ के थ्रू टारगेट ऑडियंस को हायर करती हैं अपनी एप्लीकेशन को इवैल्यूएट करवाने के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, डिपेंड करता है, अगेन मैं कहूँगा कि इवैल्यूएशन किस तरह से परफॉर्म, किस एनवायरनमेंट परफॉर्म करवाई जा रही है और आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। तो आप अपनी ये इन तमाम ऑप्शंस में से आप अपने से रिलेटेड दी मोस्ट सूटेबल जो ऑप्शन है उसको ऑप्ट करते हुए आप जो टारगेट ऑडियंस है उसको एक्वायर करते हैं और इवैल्यूएशन को परफॉर्म करवाने की कोशिश करते हैं। एंड यस, दिस इज इम्पॉर्टेंट, वंस यू एक्वायर्ड द टारगेट ऑडियंस, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट यू मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ पोटेंशियल टेस्ट यूजर्स जिनके साथ आपने इवैल्यूएशन परफॉर्म करवानी है, ताकि, और डेटाबेस के अंदर डिटेल क्या होगी अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि किस किस्म की डिटेल जो है वो डेटाबेस में हर एक यूज़र के अगेंस्ट आपने स्टोर करनी है। और इसको डेटाबेस के अंदर मेंटेन करना क्यों ज़रूरी होगा, ताकि आप जब किसी इवेल्यूएशन को परफॉर्म करवाएं तो उस इवेल्यूएशन का जो भी आपके पास डाटा आए आप उसको उसके अगेंस्ट आप चेक कर सकें कि किस किस्म की जो टारगेट यूज़र था उसकी डिटेल क्या थी, और वो डिटेल क्या होगी भी हम डिस्कस करेंगे। वो डाटा जो हमने यहाँ पे स्टोर करना है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि यूज़र के ये करेक्टरिस्टिक्स थे और उसके अगेंस्ट हमारे पास यूज़र का ये बिहेवियर इवेल्यूएशन के दौरान आया, ताकि हमें समझने में आसानी हो सके। फॉर इंस्टेंस, अगर एक इवेल्यूएशन बहुत ही बुरी जाती है और वो किसी एक्सपर्ट की है तो हमें ये समझ आ सके कि ये इस डोमेन के एक्सपर्ट यूज़र्स के लिए इस एप्लीकेशन की जो नेचर है या इसकी प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ हैं दे आर नॉट फिजिबल। और अगर हमारे पास अगर एक नोविस यूज़र है उसके हवाले से उसकी जो इवेल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, तो हमें ये समझ आ जाए, लाइक ये दोनों सिनेरियोज अगर अकर होते हैं तो हमें समझ में आ जाए कि ये बिगनर्स के लिए एप्लीकेशन इज़ गोइंग टू बी रिलेटिवली वेरी फ्रूटफुल। तो इस तरह की डिटेल्स हैं जिसको हम समझ सकते हैं लेटर ऑन इस डेटाबेस में मौजूद मेंटेन डाटा के थ्रू। और लास्ट में आ जाता है कि स्क्रीनिंग क्वेश्चनियर जो है वो हमें हेल्प कर सकता है इस डाटा को एक्वायर करने के लिए। आई बिलीव कि यहाँ पे हम देखेंगे कि लाइक आने वाले अभी हम कुछ स्लाइड्स के अंदर देखेंगे कि किस किस्म का डाटा हमने स्टोर करवाना है, बट उससे पहले वो ये बता रहा है कि टेस्ट टीम के अंदर किस किस्म के लोग इन्वॉल्व हैं और उनका किस किस्म का रोल रहेगा। तो क्या आपको अभी नहीं पता कि टेस्ट एनवायरनमेंट जो सी है वो किस तरह से क्या होगी और इवैल्यूएशन किस तरह से परफॉर्म करवाई जाएगी, बट स्टिल उसके अंदर एसोसिएटेड जो लोग हैं उसकी जो रोल्स हैं उनको हम थोड़ा सा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है टेस्ट फैसिलिटेटर। मैं एक बात बता दूं कि ये टेस्ट फैसिलिटेटर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ मॉडरेटर, एज अ मैनेजर और एज अ मोनीटर, आप जो भी कह लें, इवैल्यूएशन के अंदर वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है, बिकॉज दिस इज ही इज़ द ओनली पर्सन, ही और शी इज़ द ओनली पर्सन हु इज़ एक्चुअली इन चार्ज टू इंटरेक्ट विद द यूज़र डायरेक्टली। यूज़र के साथ इसके अलावा कोई भी इवैल्यूएशन टीम का मेंबर जो है वो इंटरेक्ट नहीं करेगा। इन ओवरऑल बेसिकली जो टेस्ट फैसिलिटेटर है इज़ द ओवरऑल इन चार्ज ऑफ अ टेस्ट who is responsible for all interaction with test users, introduction, testing और debriefing और even के
आप जो बाद में पोस्ट एक्टिविटी अगर आपने कोई डेटा कलेक्शन करनी है, तो हर लिहाज से जो टेस्ट यूज़र है उसके साथ जो कम्युनिकेशन है वो ये टेस्ट फैसिलिटेटर ही कर रहा होगा, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। उसके बाद आता है जी डेटा लॉगर। इसका काम है थ्रू आउट द इवैल्यूएशन प्रोसेस जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हैं उसके मैनुअली नोट्स लेना, या आप कह लेंगे उसको डॉक्यूमेंट करना। उसके बाद आता है वीडियो ऑपरेटर। शायद आपको अभी वीडियो ऑपरेटर का रोल ना समझ में आ पाए एग्जैक्टली विद रिस्पेक्ट टू दी, अभी वैसे तो समझ में आ जाएगा बट विद रिस्पेक्ट टू दी इवैल्यूएशन एनवायरनमेंट जो है इस यूजिबिलिटी टेस्टिंग की ना समझ में आ सके, बट वो आपको लेटर ऑन समझ में आ जाएगा। सो वीडियो ऑपरेटर जो सा है वो इस बात का को मेक श्योर करता है कि जो कैमरा है वो उसका एंगल सही तरीके से प्लेस है, वो रिकॉर्डिंग इवैल्यूएशन से पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और रिकॉर्डिंग किसी भी वजह से इंटरप्ट नहीं हो रही, और तमाम जो गैजेट्स हैं जो इस वीडियो ऑपरेटर को चाहिए या जो इस वीडियो टेपिंग के दौरान ज़रूरत हो सकती है उनकी, वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं और प्रिपेयर्ड हैं बिफोर दी इवैल्यूएशन। लाइक फॉर इंस्टेंस कि बैटरी डाउन नहीं है कैमरा की या किसी भी लिहाज से जो भी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम आपकी प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं। उसके बाद बारी आती है कंप्यूटर ऑपरेटर की। इसका भी रोल वीडियो ऑपरेटर की तरह ही है कि जो जिस कंप्यूटर के ऊपर सॉरी टेस्ट यूज़र जो है वो इवैल्यूएशन परफॉर्म कर रहा होगा वो प्रॉपर्ली काम कर रहा हो। इसके अलावा एक और इवैल्यूएशन टीम मेंबर होता है, उसको ऑब्जर्वर कहा जाता है और वो इस स्लाइड में नहीं डिस्कस किया हुआ, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। ऑब्जर्वर के जो कंप्यूटर्स हैं, इन केस अगर उनके पास कंप्यूटर्स हैं तो वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या लाइक फॉर इंस्टेंस इस इवैल्यूएशन के अंदर जहाँ जहाँ पे भी कंप्यूटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग की जो जिम्मेदारी है वो ये कंप्यूटर ऑपरेटर की है। और उसके बाद बारी आती है टेस्ट यूज़र की। तो बेसिकली ये टेस्ट पार्टिसिपेंट है और इसके बारे में हम ऑलरेडी भी कुछ बात कर चुके हैं और आगे भी आने वाली स्लाइड में हम इसके बारे में बात करेंगे। एक और चीज़ मैंने हाईलाइट की थी ऑब्जर्वर्स के बारे में इस स्लाइड के में शो नहीं किया गया हुआ। बेसिकली टेस्ट फैसिलिटेटर और जो टेस्ट यूज़र है उनकी जो एक एक्टिविटी चल रही होती है ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन उसको ऑब्जर्व कर रही होती है एक ऑब्जर्वेशन टीम, और कोई ऐसी चीज़ें जो ऑब्जर्वेशन से बाहर रह जाएं या यूज़र या टेस्ट फैसिलिटेटर किसी चीज़ को मिस कर दे उनको हाईलाइट करना ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी है। मगर अगेन ऑब्जर्वर्स जो से हैं वो इस तरह की डिटेल को मेंशन करेंगे टेस्ट फैसिलिटेटर के आगे थ्रू क्यू कार्ड्स वो या फिर किसी भी तरीके से, बट वो इंटरेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरप्ट नहीं करेंगे जो भी यूज़र का इवैल्यूएशन के दौरान चल रहा है विद द एप्लीकेशन। एक बात, और दूसरी बात यह है कि वो टेस्ट यूज़र्स के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेंगे, वो हमेशा ऑब्जर्वर जो हैं वो थ्रू टेस्ट फैसिलिटेटर ही जो टारगेट ऑडियंस है उसके साथ जो टेस्ट यूज़र है उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और इसके अलावा वो जो ऑब्जर्वर्स हैं वो थ्रू आउट दी एक्टिविटी जो है भी ऑब्जर्वेशंस ले रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे बिसाइड्स दी डेटा लॉगर। अच्छा, अब इसके बाद बारी आती है टेस्ट मटेरियल की। जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे पास 6 से 7 बुलेट्स हैं और हर एक बुलेट के अंदर भी हो सकता है कि हमारे पास सब बुलेट्स आएँ, तो यहाँ पे टेस्ट मटेरियल के हवाले से भी हमारे पास 9 सब बुलेट्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टेस्ट मटेरियल जो हमने इवैल्यूएशन ये यूजिबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करने से पहले हमारे पास टेस्ट मटेरियल तैयार होना चाहिए, उसमें सबसे पहला जो चीज़ है यानी कि बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास तैयार होने चाहिए बिफोर परफॉर्मिंग द यूजिबिलिटी टेस्टिंग विद द टारगेट यूज़र या फिर टेस्ट यूज़र्स। तो सबसे पहले जो सी चीज़ है वो है ओरिएंटेशन स्क्रिप्ट, दूसरा है बैकग्राउंड क्वेश्चनियर, तीसरा है नॉन डिस्क्लोजर एंड कंसेंट फॉर्म, चौथा है ट्रेनिंग स्क्रिप्ट इफ़ रिक्वायर्ड, फिफ्थ है हमारे पास टास्क सिनेरियो सो एंड सो फॉर डेटा कलेक्शन फॉर्म्स, डीब्रीफिंग टॉपिक गाइड, पोस्ट टेस्ट क्वेश्चनियर एंड एट द एंड चेकलिस्ट। अभी मैंने आपने इस बात को नोटिस किया क्योंकि मैंने इनमें से किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया, बट मैं सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन करना चाहता था बिकॉज आगे आने वाली स्लाइड में हर एक स्लाइड के अंदर हम हर एक पॉइंट को एक एक करके इसी सीक्वेंस के अंदर एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो ओरिएंटेशन स्क्रिप्ट बेसिकली होता क्या है, एक सैम्पल ओरिएंटेशन स्क्रिप्ट हम इससे आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे, मगर क्या फैक्टर्स जो से हैं वो ओरिएंटेशन स्क्रिप्ट के अंदर कवर किए जाते हैं वो हम यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ओरिएंटेशन स्क्रिप्ट के अंदर आप ऐड करते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ एंड एनी ऑब्जर्वर्स
बाय फर्स्ट नेम। सबसे पहले आप एक्टिविटी परफॉर्म करवाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप एक ओरिएंटेशन करते हैं। ये ओरिएंटेशन बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि आप जब एक नई डिग्री स्टार्ट करते हैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी ओरिएंटेशन होती है, आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तमाम की तमाम एनवायरनमेंट से और आपकी डिग्री से और अपने रिसोर्सेज से। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ एज वेल एज जो ऑब्जर्वर्स हैं उसके हवाले से आप उनको इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी टेस्ट यूज़र को। उसके बाद एक्सप्लेन दैट द पर्पज ऑफ द टेस्ट इज़ नॉट is to collect input to help produce a better interface. So first of all you need to और मैं इसके बाद यहाँ पे ये जो थर्ड पॉइंट बुलेट पॉइंट है इसको भी ऐड करके इकट्ठा इसके ऊपर एम्फोसाइज करना चाहूँगा कि यू नीड टू हाईलाइट एट फ्रंट ऑफ द टेस्ट यूज़र कि हम इस तमाम एक्टिविटी का जो मकसद है वो डाटा कलेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू दी एप्लीकेशन और उसकी जो है इफ़ेक्टिवनेस या उसकी यूजिबिलिटी जो सी है उसको मेजर करना, जो है उसकी मेजरमेंट जो सी है वो लेना मकसद है। और हमारा मकसद ये है कि हम एप्लीकेशन को इवेलुएट कर सकें, ना कि आपको। तो बेसिकली आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस इज़ नॉट ऑन स्टेक बट दी एप्लीकेशन इट्सेल्फ। हम यहाँ पे एप्लीकेशन को इवेलुएट करने के लिए आपको हमने एक्वायर किया है, ना कि आपकी जो आपका एक्सपीरियंस है, आपकी एक्सपर्टीज़ हैं उसको इवेलुएट हम कर रहे हैं। सो इसका फ़ायदा ये होगा कि दी टेस्ट यूज़र विल बी अल्टीमेटली गेट रिलैक्स और वो इस बात को अपने जहन में लाइक कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उसके जहन में ये बात हमेशा रहेगी कि वो इवेलुएट नहीं हो रहा, एप्लीकेशन इवेलुएट हो रही है एंड ही विल बी रिलेटिवली रिलैक्स। इसके बाद बारी आती है एक्नॉलेज दैट द सॉफ्टवेयर इज़ न्यू एंड मे हैव प्रॉब्लम्स। दो कि आपने एप्लीकेशन को तकरीबन 99% इवेलुएट किया हुआ है और उसके अंदर किसी भी किस्म के इशू आने के चांसेस नहीं है, बट देर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट एज वेल एज देर इज़ ऑलवेज अ चांस कि एरर आकर हो जाए ड्यू टू द सिनेरियो जो कि आप ऑलरेडी टेस्ट नहीं कर सके। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप यूज़र के सामने इस बात को एक्नॉलेज करें कि एप्लीकेशन नई है और चांसेस हैं कि एरर आ सकता है, ताकि अगर एरर आए तो यूज़र जो है वो इरिटेट ना हो, वो इसके बारे में ऑलरेडी पहले साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो। उसके बाद बारी आती है डू नॉट मेंशन एनी एसोसिएशन यू हैव विद द प्रोडक्ट। आपको ज़रूरी नहीं है कि ये बताएं कि आप यू आर ऑल्सो द डिज़ाइनर ऑफ दिस एप्लीकेशन, या फिर मैं ये तो नहीं कहूँगा बिकॉज चांसेस ये नहीं, मैं इसको इस तरह से कोट करना चाहूँगा बिकॉज चांसेस हायर चांसेस यही हैं और ज़रूरी भी यही है कि जो बंदा इवेलुएशन के दौरान टेस्ट यूज़र से कम्युनिकेट कर रहा है ही इज़ सपोज टू बी फ्रॉम दी इवेलुएशन टीम बट रादर फ्रॉम दी डिज़ाइनिंग टीम। तो लेकिन आप ये कहें कि मैं इस इवेलुएशन को मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस एप्लीकेशन की यूजेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए और मैंने ही जो है वो आई एम द सोर्स पर्सन हु इज़ गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू द डिज़ाइनिंग टीम कि ये एप्लीकेशन कैसी है या कैसी नहीं है, या फिर मैंने डेटा कलेक्शन के दौरान इस एप्लीकेशन के अंदर काम किया हुआ है वगैरह वगैरह, या डिज़ाइनिंग के अंदर भी मेरी कंट्रीब्यूशन इनडायरेक्टली रही है। तो आप किसी भी लिहाज से ये नहीं बताएंगे कि एप्लीकेशन के साथ आपकी किसी भी किस्म की एसोसिएशन है, बट येस इफ़ यू वांट टू मेंशन यू कैन कि जी इस एप्लीकेशन के साथ मेरी कोई एसोसिएशन नहीं, आई एम जस्ट हेयर टू इवेलुएट दिस एप्लीकेशन और इन फैक्ट यू कैन से दैट आई एम ओनली हेयर टू गेट दिस इवेलुएशन मैकेनिज्म डन। ठीक है, और रिकॉर्ड दिस डाटा एंड लेटर ऑन द अदर सोर्स पर्सन विल बी इन चार्ज टू इवेलुएट दैट डाटा एंड टू इंक्लूड द फाइंडिंग्स। तो बेसिकली दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो टेस्ट यूज़र होगा ही विल बी रिलेटिवली रिलैक्स वाइल कम्युनिकेटिंग विद यू अबाउट द एप्लीकेशन और उसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताते हुए ही विल नॉट फील अनकंफर्टेबल। और उसके बाद बारी आती है एक्सप्लेन एनी रिकॉर्डिंग्स। अगर किसी भी किस्म की आप रिकॉर्डिंग करें जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, आप उनको बताएं कि कौन कौन इंचार्ज है यहाँ पे पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग्स के हवाले से और हम किस नेचर की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि यूज़र को आप बता दें कि जब भी आप चाहें आप इस इवेलुएशन को छोड़ सकते हैं, ताकि उनके जहन में किसी भी किस्म का बर्डन ना हो कि दे आर सपोज टू गेट दिस इवेलुएशन
they are supposed to get this application this evaluation done till the end, और वो और जो ये लाइक फॉर इंस्टेंस अगर वो इसको बोर समझ रहे हैं तो वो उनके ऊपर इम्पोज कर दी हुई है, तो वो उनको एटलीस्ट ये तमाम एक्टिविटी इम्पोज्ड ना लगे, वो अपने इंटरेस्ट के साथ इस एप्लीकेशन को जो है वो टेस्ट करने में मदद करें। और अगर कोई टेस्ट यूज़र उसको छोड़ना भी चाहे तो यू लेट हिम गो, बिकॉज रादर कि आप उसके डाटा को टिल द एंड इवेलुएट करवाएं और उसके ऊपर टाइम वेस्ट करें और उसके डाटा को फिर भी अपनी इवेलुएशन में इस्तेमाल करें, इससे बेहतर है कि आप यू लेट दैट यूज़र गो जिसको उस एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करने में या आपकी एप्लीकेशन की इवेलुएशन में आपको जो है वो हेल्प करने में इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज हिज डाटा इज़ गोइंग टू बी ड्यू टू दी imposed I would say factors इन्फ्लुएंस्ड होगा, तो बेहतर है कि आप उसको उसमें ना ऐड ही करें तो बेहतर होगा आपके लिए। और मैं जो सेकंड लास्ट बुलेट था उसके अंदर एम्फोसाइज करते हुए कहना चाहूँगा कि आपको ये ज़रूरी है कि आप यूज़र को ये इंश्योर करवाएं कि जो डाटा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी कॉन्फिडेंशियल और उसको पब्लिकली लीक नहीं किया जाएगा। से यूज़र मे आस्क क्वेश्चन एट एनी टाइम, लाइक ड्यूरिंग थ्रू आउट दी टेस्ट एवेलुएशन प्रोसेस आप यूज़र को ये बता दें कि आप जब भी क्वेश्चन पूछना चाहें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर लाइक दिस इज़ स्ट्रेंज बट यू नीड टू एक्सप्लेन देम वाई। मगर आप उनको ये बता दें कि ये जो क्वेश्चंस आप पूछेंगे ज़रूरी नहीं है कि एट द स्पॉट हम आपको उन क्वेश्चंस का आंसर करें। और मैं आप स्टूडेंट्स को भी बताना चाहता हूँ और एक इवेलुएटर के लिए भी ज़रूरी है कि आप वो टेस्ट यूज़र को एक्सप्लेन कर दें कि क्यों ये मजबूरी है कि हम आंसर्स आपको एट द स्पॉट नहीं दे सकेंगे, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि अगर वो विद इन द जो हमारा स्पेसिफाइड टाइम स्पैन है उसके अंदर स्टक करता है और आपसे सवाल करता है कि अब मुझे फर्दर क्या करना चाहिए, तो आप उसका आंसर इमीडिएटली नहीं करेंगे, बिकॉज आप ये चाहते हैं, बिकॉज वो जो टाइम का थ्रेश होल्ड है वो नेचुरल है, अभी वो विद इन सेफ थ्रेश होल्ड काम कर रहा है, तो आप ये चाहेंगे कि जब एक यूज़र स्ट्रक हो जाता है तो विद इन द स्पेसिफाइड थ्रेश होल्ड उसका बिहेवियर क्या रहता है, वो किस किस्म के ऑल्टरनेट स्टेप्स पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम इसलिए हम उनको आंसर नहीं करेंगे। हाँ, कुछ सवालों के जवाब हम अपनी टेस्ट यूज़र्स को देंगे आफ्टर दैट स्पेसिफाइड टाइम स्पैन, ताकि वो स्टक होकर ना रह जाएं, जो इवेल्यूएशन है वो आगे बढ़ सके। ये सिर्फ चंद सवालात होंगे, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर हम उनको पूरी इवेल्यूएशन परफॉर्म हो जाने के बाद देंगे। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की नेचर के ऊपर कि कब उसका आंसर दिया जाए, इमीडिएटली, स्पेसिफाइड थ्रेशहोल्ड ऑफ टाइम जो है वो गुजरने के बाद, या फिर इवेल्यूएशन के एंड पे। तो ये जो इवेल्युएटर है या जो हमने मॉनिटर या हमने एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा था, उसकी एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करता है कि वो किस क्वेश्चन को समझता है कि किसका आंसर एट विच पॉइंट ऑफ टाइम करना ज़रूरी है। और आप यूज़र को ये बताएं और अपने जेस्चर से भी थ्रू आउट द इवैल्यूएशन प्रोसेस ये शो करें कि योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज इनवाइटेड, बट इट डिपेंड्स कि हम उसके आंसर आपको कब कर पाएंगे। और इसके बाद वो यहाँ पे एक जो ओरिएंटेशन स्क्रिप्ट है उसका एक सैम्पल दे रहा है, आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। इंटरनेट पे भी बहुत सारे ओरिएंटेशन स्क्रिप्ट्स जो से हैं वो अवेलेबल होते हैं, और आप खुद भी बेस्ड ऑन फॉर इंस्टेंस आपके FYP की टारगेट ऑडियंस की अगर आप यूजिबिलिटी वैल्यूएशन करते हैं तो आप बेहतर तरीके से अब समझ सकते हैं कि ओरिएंटेशन जो सी है वो स्क्रिप्ट क्या होगा आपकी एप्लीकेशन की रिस्पेक्ट। अब बारी आती है बैकग्राउंड क्वेश्चनर की, जो सेकंड मटेरियल है, अपने टेस्ट मटेरियल जो है उसको तैयार करना है। अब ये वही डेटा है जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि डेटाबेस में आप जो है वो इन्फॉर्मेशन मेंटेन करेंगे अबाउट दी टारगेट ऑडियंस। तो बेसिकली मैं इस तमाम को एज अ होल यहाँ पे दिखाना चाहूँगा और मैं इसके ऊपर ओवरऑल एम्फोसाइज करना चाहूँगा कि जो बैकग्राउंड जो क्वेश्चनर है उसके अंदर आप किस किस्म का डाटा जो स्टोर करेंगे उसमें सबसे पहली ये होगी कि किस डेट पे इवैल्यूएशन परफॉर्म करवाई जा रही है, टेस्ट यूज़र का जो है ये कितने नंबर टेस्ट जो है वो यूज़र परफॉर्म करवा रहा है। फॉर इंस्टेंस ये उसका टेस्ट नंबर 1 है, टेस्ट नंबर 2 है, ये तीसरी दफ़ा टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है, या ये 5वीं या 10वीं दफ़ा टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है। और जब मैं बात करूँगा पायलट स्टडी के बारे में तो मैं एम्फोसाइज करूँगा कि नंबर 1 टेस्ट की नंबर 10 टेस्ट के रिस्पेक्टिवली सिग्निफिकेंस क्या है
और क्यों हमें मल्टीपल टेस्ट्स का डेटा चाहिए होता है, और क्यों ज़रूरी है हर एक टेस्टिंग एक्टिविटी को नंबर असाइन करना। ये मैं तब हाईलाइट करूँगा जब मैं पायलट स्टडी के बारे में बात करूँगा। और उसके बाद बारी आती है यूज़र नंबर। काइंडली इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, मैं अगेन एम्फोसाइज करना चाहूँगा, इसको एज अ क्वेश्चन मार्क इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिएगा अपने पास अपने नोट्स में, ताकि आप इसके बारे में डिटेल नोट लिख सकें जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँ पायलट स्टडी के दौरान। टेस्ट नंबर के हवाले से कि कितने टेस्ट एक यूज़र को लेके टेस्टिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जाती हैं और हर एक को टेस्ट नंबर असाइन करना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद बारी आती है यूज़र नंबर या यूज़र आईडी की। आपको ज़रूरी है कि आप हर एक यूज़र को उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए आईडी असाइन करें, जैसे कि एक स्टूडेंट आप लोगों को असाइन किया जाता है फॉर योर यूनिक रिप्रेजेंटेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद उनकी एज, उनकी जेंडर, उनकी एजुकेशनल लेवल एट्सेट्रा, जो उनका जनरल डाटा है। उसके बाद कंप्यूटर एक्सपीरियंस रिलेटेड कि उन्होंने टोटल टाइम आज तक कंप्यूटर के ऊपर कितना स्पेंड किया है, लाइक अ रफ आइडिया। फ्रीक्वेंसी कितना रही है उनकी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करनी, करंटली भी वो उतना फ्रीक्वेंटली ही परफॉर्म कर रहे हैं जितना वो पास्ट में कर रहे थे, या वे पास्ट में ज़्यादा कर रहे थे और अभी कम कर रहे हैं, या अभी ज़्यादा कर रहे हैं पास्ट में ज़्यादा कर रहे थे। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो उन्होंने पास्ट में इस्तेमाल किए हैं, और कितनी उन्होंने किस तरह की जो है उन्होंने GUIs को इस्तेमाल किया हुआ है। एप्लीकेशन रिलेटेड कि इस नेचर की एप्लीकेशन के ऊपर, या अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन थी उसके ऊपर उन्होंने आज तक कितना टाइम स्पेंड किया है और कितना फ्रीक्वेंटली उसको परफॉर्म किया है, वगैरह वगैरह। आपको इस डाटा की ज़रूरत क्यों है? आपको इस डाटा की ज़रूरत, फॉर इंस्टेंस यूज़र आईडी की तो ज़रूरत हमें इसलिए ताकि हम यूज़र को ट्रैक कर सके, हम किसी भी इवैल्यूएशन की जो डिटेल्स हैं, जो भी हम इवैल्यूएशन आगे परफॉर्म करवाएंगे, जो भी जिसकी डिटेल अभी आना बाकी है, उसको उस तमाम डाटा को एसोसिएट कर सकें कि फॉर इंस्टेंस ये यूज़र आईडी 79 की डिटेल है। तो इस तरह से ये तमाम की तमाम यूज़र आईडी की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो बाकी का डाटा है उसकी क्यों ज़रूरत है, मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया था, और हम यहाँ पे रीज़न ही पढ़ लेते हैं। सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द यूज़र परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द टेस्ट, द फैसिलिटेटर शुड फिल इन द बैकग्राउंड क्वेश्चन आस्किंग द टेस्ट यूज़र द क्वेश्चन एंड सो फोर्थ। सो ये जो फैसिलिटेटर है वो इसको फिल करेगा और यूज़र से सिर्फ पूछेगा, और वो ओरल फीडबैक की बेस पे इसको फिल करेगा, नंबर 1। और इसका मकसद ये है कि आप जब इवैल्यूएशन परफॉर्म करवाएं और इवैल्यूएशन का जो भी आपके पास एनालिटिक्स आते हैं, आप उसको रेफ़र कर सकें, आप उसको समझ सकें विद रिस्पेक्ट टू दी नेचर ऑफ द टारगेट ऑडियंस, कि उसकी एज क्या थी, उसकी जेंडर क्या थी, उसका कंप्यूटर एक्सपीरियंस पास्ट में क्या था, विद रिस्पेक्ट टू दी सिमिलर एप्लीकेशन उसका एक्सपीरियंस क्या रहा है। और इस तमाम एक पैकेज के साथ अब उसका एक्सपीरियंस हमारी एवेल्यूएशन के दौरान क्या रहा है, और हमारी एप्लीकेशन ने इस नेचर की ऑडियंस के साथ कैसा बिहेव किया है और कितना सपोर्ट किया है। उसके बाद बारी आती है बैकग्राउंड क्वेश्चनएयर के हवाले से इन्होंने यहाँ पे कुछ सैंपल दिए हुए हैं, और इसके बाद हम बारी आती है यहाँ पे अ कंबाइंड नॉन डिस्क्लोजर एंड कंसेंट फॉर्म। बेसिकली ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर आप जो है यूज़र से साइन करवाते हैं, और आप वहाँ पे ये भी इंश्योर करते हैं कि ये डाटा को जो है वो लीक नहीं किया जाएगा, दिस डाटा विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल, और हम ये जो डाटा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो आपकी कंसेंट के साथ करें। इस तरह की तमाम डिटेल जो सी है वो यहाँ पे शेयर की गई होती है। या फिर अगर उस डाटा को पब्लिकली भी अवेलेबल किया जाएगा तो भी वो यहाँ पे नॉन डिस्क्लोजर कंसेंट फॉर्म के अंदर बताया जाता है कि यूज़र का कंसेंट मौजूद था कि इस डाटा को जो है वो डिस्क्लोज किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। इसके बाद बारी आती है ट्रेनिंग स्क्रिप्ट की। जैसे कि कहा गया था कि इफ़ इट इज़ नेसेसरी, तो ट्रेनिंग स्क्रिप्ट भी आप जो है वो तैयार करते हैं इस एवेल्यूशन को परफॉर्म करवाने के लिए। और इसके अंदर ये जिन एस्पेक्ट्स को, सॉरी मैं वापस जाना चाहूँगा इसी स्लाइड के ऊपर, और इसके अंदर जिन चीज़ों को, लाइक फॉर इंस्टेंस अगर आपको लगता है कि आपकी टेस्ट यूज़र को इस एप्लीकेशन के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, या जिस बारे में आइडिया है उनको छोड़ के बाकी के जिन एस्पेक्ट्स के बारे में आइडिया नहीं है आप उनको यहाँ पे जो है ट्रेनिंग स्क्रिप्ट के दौरान जो है आप वहाँ पे उनको डॉक्यूमेंट करते हैं बिल्कुल वैसी ओरिएंटेशन स्क्रिप्ट की तरह, और आप उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये एस्पेक्ट्स इस तरह से हैं, ताकि यूजिंग वाइल परफॉर्मिंग दी यूजिबिलिटी टेस्टिंग उनको कोई भी चीज़ जो है वो स्ट्रेंज ना लगे। एक बात ध्यान में रखिएगा कि स्पेसिफिक GUI जो आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जिसकी आपने एवेल्यूशन परफॉर्म करवानी है,
उसके हवाले से यूज़र को डिमॉन्स्ट्रेट करवाना इज़ नॉट गोइंग टू बी द गुड आइडिया। और ये मैं अगेन जब मैं बात करूँगा पायलट स्टडी के बारे में, और मैं बात करूँगा कि डिफरेंट टेस्ट्स को परफॉर्म करवाने की इंपॉर्टेंस क्या है, तो तब मैं यहाँ पे तब मैं इस बारे में डिटेल में बात करूँगा कि जो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ GUI है उस दौरान क्यों ये ज़रूरी है, या ये बेहतर है कि आप मैक्सिमम अवॉइड करें कि आप जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इवेलुएट करवाना चाह रहे हैं उसका GUI यूज़र को ऑलरेडी इवेलुएशन से पहले डिस्प्ले ना करें। बट यस, अगर किसी सिमिलर नेचर ऑफ एप्लीकेशन का GUI आपके पास अवेलेबल है जो कि सिमिलर है आपकी एप्लीकेशन के साथ या उसकी नेचर के साथ मैच करता है, तो वो आप यूज़र को दिखा के उसको सिनेरियो समझा दें। कोशिश करें मैक्सिमम कि आप अपनी एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफेस जो है वो यूज़र को एट वेरी फर्स्ट प्लेस ना दिखाएं। यहाँ ट्रेनिंग के दौरान पायलट स्टडी शुड बी द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो यूज़र के सामने आए। और उसकी वजह क्या है, अगेन मैं पायलट स्टडी के अंदर इन तमाम एस्पेक्ट्स को ऑल टुगेदर कवर करूँगा, एंड दैट इज़ दी मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस इन तमाम पॉइंट्स को कवर करने के लिए। और यहाँ पे इसके अलावा कि आपने जो एप्लीकेशन को है वो के साथ इंटरेक्ट किस तरह से करना है, कौन सी इनपुट डिवाइसेस होंगी जिनके थ्रू आप उनको इंटरेक्ट कर सकेंगे वगैरह वगैरह, ये तमाम ट्रेनिंग स्क्रिप्ट के अंदर चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और उसके बाद बारी आती है टास्क सिनेरियोज के बारे में कि बेसिकली किस तरह के टास्क आपने परफॉर्म करवाने हैं, उसके बारे में आप जो सा है वो एक टास्क लिस्ट जो सी है वो प्रिपेयर करते हैं। इसके बारे में हमने शुरू में भी बात की थी। और ये क्या कहना चाह रहा है कि सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि अपनी टास्क लिस्ट के अंदर जो आपने यूज़र से परफॉर्म करनी है, सबसे पहले आप दी मोस्ट सिंपलेस्ट टास्क यूज़र को कहें कि वो उस एप्लीकेशन को परफॉर्म करवाए। इससे दो बेनिफिट होंगे। एक, यूज़र का कॉन्फिडेंस जो है वो अपनी इस यूजेबिलिटी वैल्यूएशन के दौरान बहाल हो जाएगा। और दूसरा ये कि उसकी जो स्टार्ट है, स्टार्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसकी जो स्टार्टिंग है वो काफ़ी स्मूथ रहेगी। तो उसके लिए जो है वो एप्लीकेशन को के बारे में जो उसकी इनिशियल जो एक इम्प्रेशन होगा वो ये रहेगा कि लाइक ही इज़ गोइंग टू परफॉर्म दिस होल इवेल्यूशन मैकेनिज्म प्रिटी इजीली, रादर कि आप उसके सामने अगर दी मोस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क रख देंगे तो वजह ये रहेगी कि यूज़र को ऑलरेडी सिंपल रिलेटिवली सिंपलेस्ट टास्क परफॉर्म करवा के एप्लीकेशन का एक्सपोजर नहीं हुआ होगा, और जब आप उसको दी मोस्ट डिफिकल्ट टास्क या कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करवाने को कहेंगे तो वो स्टक कर जाएगा। उसके बाद बारी आती है रियलिस्टिक सिनेरियोज इन टिपिकल ऑर्डर। तो आप जो जो सेट ऑफ टास्क हैं उस टास्क के अंदर टास्क को जो सा है वो उसकी रियलिस्टिक सिनेरियोज को जो से हैं वो उस लिहाज से ऑर्डर करेंगे। पहले दी मोस्ट रियलिस्टिक जो, और फिर उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स या मुश्किल जो से हैं उनको आप बाद में यूज़र को कहेंगे परफॉर्म करवाने के लिए। इफ सिक्वेंशली ऑर्डर इज़ नॉट क्रूशल, रेंडमाइज द प्रेजेंटेशन ऑर्डर। जस्ट इन केस अगर तमाम जो टास्क हैं वो उनकी जो रियलिस्टिक सिनेरियो बेस्ड हैं या फिर उनकी कॉम्प्लेक्सिटी या जो डिफ़िकल्टी है वो तकरीबन सेम है, सिमिलर है, तो आप उनको रैंडमली भी परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं यूज़र को। ईच टास्क सिनेरियो ऑन अ सेपरेट शीट, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा था, या फिर आप जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो इवैल्यूएशन टीम का हर एक मेंबर है उसको जो टास्क की जो लिस्ट है वो आप एक पेज के ऊपर बुलेट पॉइंट्स के अंदर इकट्ठी दे देंगे, मगर जो टारगेट ऑडियंस है, सॉरी जो टेस्ट यूज़र है, उसको आप ये जो है एक एक करके देंगे, एक पेज के ऊपर एक टास्क प्रिंटेड फॉर्म के अंदर, या फिर जिसको आप एज अ क्यू कार्ड भी कह सकते हैं। यूज़र को परफॉर्म कराने के लिए उसको नहीं पता रहेगा हर एक टास्क को परफॉर्म करवाते हुए कि आगे आने वाला टास्क जो है वो क्या है, ताकि वो मल्टीपल टास्क के बारे में साइमल्टेनियसली सोचते हुए उलझ ना जाए। डू नॉट गाइड पार्टिसिपेंट्स थ्रू द टास्क, डिस्क्राइब द गोल रादर देन इंडिविजुअल स्टेप्स। नंबर 1, आप यूज़र को वाइल ही इज परफॉर्मिंग द टास्क आप उसको गाइड नहीं करेंगे until unless he's stuck, and he's stuck for the relatively longer period of time। और उसके बाद डिस्क्राइब द गोल रादर देन इंडिविजुअल टास्क, तो आप यूज़र को ये रिमाइंड करवाएंगे, आप यूज़र को टूवर्ड्स गोल गाइड करेंगे रादर देन के टूवर्ड्स द टास्क whenever you will be guiding them। an example of the task scenario is as such, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है, डिस्क्राइब किया गया है कि यूज़र ने जो टास्क 3 परफॉर्म करवाना है उसकी जो है वो डिटेल ये है। तो आप इसको एज अ सैम्पल पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद बारी आती है डाटा कलेक्शन फॉर्म की, जिसके ऊपर आपने डाटा कलेक्ट करना है ऑफ दी इवेल्युएशन, थ्रू आउट द इवेल्युएशन आपने जिसके ऊपर डाटा कलेक्ट करना है।
अब वो डेटा कलेक्शन फॉर्म किस तरह का होगा और आप उसके ऊपर डेटा कलेक्शन किस तरह से करेंगे, इस बारे में हमने इस स्लाइड के अंदर देखना है और समझना है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा कि दिस डेटा कलेक्शन फॉर्म इज़ डिफरेंट देन दी the questionnaire which we had at the beginning of the evaluation regarding the profile of the target audience. So this data collection form is different than that questionnaire. All right, you need to define the abbreviations for the expected events coding scheme. So basically, जो एक्सपेक्टेड इवेंट ड्यूरिंग द इवेल्यूशन अकर होने वाले हैं, आप उनकी शॉर्ट हैंड फॉर्म जो है एक तरह से, या उनको सिम्बलाइज कर लेंगे ताकि आपको उन इवेंट्स के बारे में डिटेल में ना लिखना पड़े। आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल के थ्रू उनको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकें, और ताकि आपका टाइम बच सके, आप जो है वो नोट्स लेने में बहुत ज़्यादा स्टक ना हो जाएं, या फिर नोट्स लेने का जो प्रोसेस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना हो जाए। उसके बाद वो बात करता है यूज़ अ प्रॉब मार्क लाइन to signal an event worth probing during the debriefing. Probing का मतलब होता है कि क्यूरी करना किसी चीज़ के हवाले से। तो अगर आपको लगता है कि किसी इवेंट को या किसी एक्शन के अगेंस्ट आपके लिए ज़रूरी है कि यूज़र से आप उसके बारे में एक्सप्लेनेशन लें लेटर ऑन इन दी पोस्ट गेम प्ले इंटरव्यू सेशन, या पोस्ट एक्टिविटी इंटरव्यू सेशन, या पोस्ट इवेलुएशन ऑफ दी एप्लीकेशन जो इंटरव्यू सेशन आप परफॉर्म करवाएंगे उसके अंदर, तो आप जो सा है उसके ऊपर ये प्रॉबिंग का मार्क इस्तेमाल कर लेंगे। अभी मैं आपके साथ सारे के सारे जो एक्सपेक्टेड इवेंट्स के अगेंस्ट जो एब्रीवेशंस हैं इंक्लूडिंग दिस प्रॉब मार्क सब आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बारे में उसको देखूंगा। पेपर और इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्शन फॉर्म्स, आप ये जो डेटा कलेक्शन है वो पेपर बेस्ड भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं। और ये वो बेसिकली कोड्स हैं जो कि एक्सपेक्टेड इवेंट्स के अगेंस्ट है। फॉर इंस्टेंस, अगर एक टेस्टिंग यूज़र जो है वो टास्क को स्टार्ट करता है तो आप वहाँ पे एस लिखेंगे, अगर वो एंड करता है तो आप उसके अगेंस्ट ई लिखेंगे। अगर प्रॉब्लमेटिक ऑब्जर्वेशन है जो आपने ली है, आपने नोट किया, उसके अगेंस्ट आप ओ लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि उसके अगेंस्ट क्वेश्चन पूछना लाजमी है यूज़र से आफ्टरवर्ड्स, तो आप उसके अगेंस्ट ये करेंगे, सो फोर्थ। ये तमाम के अगेंस्ट जो है वो ये कोड्स गिवन है। अब एक यहाँ पे एक डेटा कलेक्शन का सैम्पल भी शेयर होता है आपके साथ। सबसे पहले डेटा कलेक्शन फॉर्म राइट, और उसके बाद जो सा है वो फील्ड डेटा कलेक्शन फॉर्म जो सा है आपके साथ शेयर किया गया है, जहाँ पे ये बताया हुआ है कि यूज़र नंबर क्या है, पेज नंबर क्या है इसका, और टेस्ट जो सा है वो टेस्ट केस क्या है। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि यहाँ पे आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है बताएं कि ये कितने नंबर टेस्ट आप परफॉर्म करवा रहे हैं, डेट जिसमें वो परफॉर्म करवाया गया, टाइम जिसमें वो परफॉर्म करवाया जा रहा है, और या ये एक्टिविटी जब टोटली जब स्टार्ट हुई उसका टाइम क्या है, और लिटरली जब यूज़र ने कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाया उसका टाइम क्या था। लाइक हर एक एक्टिविटी के अगेंस्ट आप यहाँ पे उसका टाइम स्टैम्प जो है वो नोट कर रहे हैं। टास्क 1 परफॉर्म करवाने के लिए यूज़र ने इतने एक्शंस परफॉर्म करवाए, उसके अगेंस्ट आपने उनको कोड्स असाइन किए और उनके टाइम स्टैम्प जो सी है उसको भी नोट किया। तो बेसिकली दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू कलेक्ट दी डेटा वाइल recording the usability testing with the test users. So basically इस पूरे एंटायर लेक्चर की जो समरी आती है डेटा कलेक्शन की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी कंक्लूजन जो कि लास्ट स्टेप है इसका डेटा एनालिसिस, और उसके बाद कंक्लूजन वगैरह के हवाले से जो डेटा कलेक्शन है इस तमाम एक्टिविटी की, जो हम इतना एक काफ़ी एक डिटेल्ड लेक्चर देख रहे हैं, उसकी जो डेटा आता है वो इस टेबुलर फॉर्म के अंदर आता है। और उसके बाद बारी आती है डिब्रीफिंग गाइड के हवाले से कि यूज़र को जो यूज़र ने जो सवालात किए थे ड्यूरिंग दी इवेलुएशन, जिनके आपने जवाबात नहीं दिए थे, आप इवेलुएशन परफॉर्म करवाने के बाद डीब्रीफिंग, जब आप दोबारा से ब्रीफिंग करेंगे यूज़र के साथ, तो आप उसको उन सवालात के जवाब भी देंगे। यूज़र के कोई नए कंसर्न्स होंगे या यूज़र अगर इंटरेस्टेड होगा एक्टिविटी को डिस्कस करने के बारे में, तो आप उनको उस हवाले से जो है जवाबात देंगे, या अगर आप खुद भी सवालात करना चाहते हैं यूज़र से तो वो भी आप इस दौरान कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है टेस्ट मटेरियल के हवाले से कि मज़ीद आपके पास पोस्ट टेस्ट क्वेश्चनियर की आपको ज़रूरत होगी। इससे पहले जो हमने फॉर्म इस्तेमाल किया था वो डेटा कलेक्शन का था, और उससे पहले हमने जो क्वेश्चनियर इस्तेमाल किया था वो यूज़र प्रोफाइल डाटा के हवाले से। मगर अब ये जो पोस्ट टेस्ट क्वेश्चनियर है, दिस इज़ अबाउट द फैक्टर्स विच यू वांट टू लाइक
उन फैक्टर्स के हवाले से अगेंस्ट है, दोज फैक्टर्स about which you want to collect the data with respect to the activity which the user earlier performed. तो फॉर इंस्टेंस आप कलेक्ट करना चाहते हैं यूज़र की फीलिंग्स, ओपिनियंस, सजेशंस, तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो क्वेश्चनियर के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. और इंटरफेस ऑर्गेनाइजेशन मैचेस रियल वर्ल्ड टास्क्स. फॉर इंस्टेंस आप जो उन क्वेश्चनियर के अंदर सवालात करेंगे उनकी नेचर कुछ इन क्वेश्चन से मिलती जुलती होगी. फॉर इंस्टेंस के जी इंटरफेस ऑर्गेनाइजेशन मैचेस द रियल वर्ल्ड टास्क. जो आपकी एप्लीकेशन है, जो कि एक आपकी ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होगी, क्या इसके जो सेट ऑफ टास्क हैं वो रियल वर्ल्ड टास्क का मैच करते हैं या नहीं करते. टू मच और टू लिटिल इंफॉर्मेशन on the screen was available while the application was expecting you to perform a certain activity. तो किस किस्म की गाइडेंस जो अवेलेबल थी, either that guidance was too much or too less, और इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं. और मैं ये बात कहना चाहूँगा, और मैं इसीलिए इसके ऊपर एम्फोसाइज नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये जो क्वेश्चनियर होता है ये हमेशा डिपेंड कर रहा होता है उन फैक्टर्स के ऊपर जिनके अगेंस्ट आपने डाटा कलेक्ट करना है. और तकरीबन बहुत सारे लाइक 99% ऑफ द फैक्टर्स जो आप कभी भी किसी भी एप्लीकेशन के अगेंस्ट रिकॉर्ड करना चाहेंगे, उनके अगेंस्ट बहुत सारे ऑलरेडी क्वेश्चनियर्स मौजूद हैं जिनको आप जो है वो रिक्रूट कर सकते हैं अपनी अपनी एवेलुएशन के दौरान. यानी कि रिक्रूटमेंट से मुराद ये है कि आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपनी एवेलुएशन के दौरान, और उन क्वेश्चनियर के ऊपर आप यूज़र से फीडबैक ले सकते हैं. और उसके बाद आपको ज़रूरत है चेकलिस्ट की. ये एक चेकलिस्ट एज अ सैम्पल प्रोवाइड की गई हुई है यहाँ पे स्लाइड के अंदर. इस चेकलिस्ट का मकसद ये है ताकि आप थ्रू आउट दी यूजिबिलिटी टेस्टिंग आप जो है वो मेक श्योर कर सकें कि किसी भी स्टेप को, बेसिकली ये सिक्वेंशली बताई हुई है राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड. तो बेसिकली आप जैसे जैसे हर एक टास्क परफॉर्म करवाते चले जाएं, वैसे वैसे आप इस चेकलिस्ट के अगेंस्ट उनको चेक करते चले जाएं, इनको चेक मार्क उसके ऊपर जो है वो लगाते चले जाएं कि ये जो स्टेप्स हैं हमने ले लिए हैं, और ताकि कोई भी स्टेप जो है मिस ना हो. तो ये आखिरी मटेरियल था जो आपको चाहिए था ड्यूरिंग दी टेस्ट मटेरियल्स. और उसके बाद बारी आती है टेस्ट एनवायरनमेंट के हवाले से कि टेस्टिंग एनवायरनमेंट जो सी है वो कैसी है. वंस यू हैव ऑल दी लाइक प्रिंटेड डाटा, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कि जिनके ऊपर जिनकी आपको ज़रूरत है in order to perform the usability testing. अब आपको ज़रूरी है ये समझना कि टेस्टिंग एनवायरनमेंट किस तरह की होगी. Ensure a comfortable testing environment for the test users. In fact, for the whole team, including the test users, but specific ख़ास तौर पे प्रायोरिटी जो सी है वो आपने देनी है टेस्ट यूज़र्स को. You need to organize a quiet room जिसके अंदर डिस्ट्रैक्शन ना हो टेस्ट यूज़र के लिए. Put your sign user test is in progress, do not disturb आउटसाइड योर टेस्ट रूम, ताकि कोई भी गुजरने वाला बंदा जो सा है वो आपको जो है वो डिस्टर्ब ना करे. डिसेबल दी टेलीफोन्स, या फिर आप कह लें कि टेलीफोन लाइंस को आप डिसेबल कर दें और अपने मोबाइल्स को यू पुट देम ऑन साइलेंट मोड, ताकि उनकी जो रिंग है उसकी वजह से भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, या फिर उनकी जो कॉल आने या किसी भी SMS आने वजह की या किसी भी मोबाइल की अपडेट की वजह से जो इवेल्यूशन टीम है वो भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, इवन इफ़ इट इज़ ऑन द साइलेंट मोड. और अगर वो लाउड है तो उसकी वजह से दोनों इवेल्यूशन टीम एज वेल एज दी टेस्ट यूज़र जो है डिस्ट्रैक्ट ना हो. तो बेहतर है कि इवन कि अगर आप मोबाइल को साइलेंट पे करें, इट इज़ बेटर टू पुट देम ऑन दी पुट देम ऑफ. एंश्योर एडेक्वेट लाइटिंग इन दी टेस्ट रूम. उसके बाद प्रोवाइड अ रिफ्रेशमेंट टू द यूज़र और यूज़ अ डेडिकेटेड यूजेबिलिटी लैब फॉर दैट मैटर. या तो आप इस तरह की इन्वायरमेंट डिज़ाइन कर आप अरेंज कर लें, या फिर आप यूज़बिलिटी लैब जो सी है जो कि साउंड प्रूफ भी होती है मोस्ट ऑफ टाइम, उसको यूज़ कर लें, वो बेहतर है आपके लिए. और उसके बाद बारी आती है टेस्टिंग इक्विपमेंट की कि आपको किस तरह की इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी. मैं तमाम के ऊपर एक ओवरऑल बताना चाहूँगा. फॉर इंस्टेंस आपको ज़रूरत है ज़रूरत है डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा की, ताकि आप तमाम एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकें, यूज़र के एक्सप्रेशंस को रिकॉर्ड कर सकें. वीडियो ट्राईपोड की फॉर दैट मैटर. इसके अलावा गुड माइक्रोफोन इज़ नेसेसरी.
सिंगर्स माइक्रोफोन काइंडली ना इस्तेमाल करें, या फिर ये जो चैट के लिए माइक्रोफोन इस्तेमाल होता है जिसके हेडफोन के साथ माइक आपके चेहरे के आगे आया होता है, इट माइट कॉज डिस्ट्रैक्शन। आप सेपरेटली माइक्रोफोन इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि यूज़र जो है वो इरिटेट ना हो। हेडफोन्स जो से हैं, टू मोनिटर द साउंड यू नीड दैम बिसाइड्स द माइक्रोफोन्स। इसके अलावा जो मिरर है वो आपको चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो जो ऑब्जर्वर है, सॉरी ऑब्जर्वर नहीं कहना चाहूँगा, मैनेजर जो सा है, टेस्ट फैसिलिटेटर जिसको हमने कहा है इस इवेल्यूएशन के अंदर, वो जो वो टेस्ट यूज़र के बिल्कुल साथ बैठा होगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा टेस्ट यूज़र के फेशियल एक्सप्रेशंस को देखना। तो अगर आप एक जो मिरर है वो प्लेस कर देंगे एट फ्रंट ऑफ बोथ ऑफ देम, द टेस्ट यूज़र एज वेल एज द फैसिलिटेटर, जिसके थ्रू ख़ास तौर पे जो फैसिलिटेटर है वो टेस्ट यूज़र के फेशियल एक्सप्रेशंस को नोट कर सके, तो वो भी बेहतर है। इसके अलावा एडेक्वेट लाइटिंग, कलर वीडियो मॉनिटर फॉर एवरी सिंगल वन, स्पेशली नंबर वन फॉर दी टेस्ट यूज़र, और फिर बाकी ऑब्जर्वर्स या जिसके लिए भी ज़रूरी है उन सब के लिए। डीवीडी रिकॉर्डर, इसके अलावा वीडियो कार्ट, इसके अलावा पावर स्क्रिप्ट एक्सटेंशन केबल और डू नॉट डिस्टर्ब साइन, रिफ्रेशमेंट और लॉगिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से कुछ चीज़ें जो सी हैं वो आजकल के जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं उनके अंदर शायद नल एंड वॉइड हो जाएं, मगर मेजॉरिटी जो है वो स्टिल जो है वैलिड हैं, जो कि हमें टेस्टिंग एनवायरनमेंट में ज़रूरत होगी, और इनका मज़ीद आपको समझ आ सकेगा यहाँ पे मोस्ट लाइकली जब हम यहाँ पे फिजिकली टेस्ट एनवायरनमेंट को देखेंगे। So basically, here is a participant. Here is a participant sitting right at front of the monitor and performing his activity, and the facilitator is sitting next to the participant who is in charge to communicate with the participant throughout the evaluation process. And here we have a mirror through which a facilitator can easily see participant. I would say the facial expressions of the participant and note them down. Here we have a camera which can record the whole activity. I would say it is rather better to mount another camera at front of the participant as well as the facilitator, so that you can also you can record the whole activity through this camera, as well as the I would say the expressions and the physical gesture of both the facilitator as well as the participant through that camera. But yes, there is a trade off कि अगर आप कैमरा जो है वो फ्रंट पे माउंट करते हैं तो जो पार्टिसिपेंट है या टेस्टिंग यूज़र है उसके जहन में टोटली हर वक्त ये रहेगा कि जो मेरी जो ये जो टेस्टिंग परफॉर्म हो रही है इसकी डाटा कलेक्शन जो सी है वो थ्रू आउट द प्रोसेस जो है उसको ये अवेयरनेस रहेगी, वो कॉन्शियस रहेगा थ्रू आउट द इवैल्यूएशन प्रोसेस कि मैं अंडर मॉनिटरिंग हूँ और मैं अंडर ऑब्जर्वेशन हूँ, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। You need to relax the user as much as you possibly can, so that the interaction you record is natural. तो इसलिए हमें ज़रूरी है। सो बेसिकली इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है नॉन इन्वेसिव डाटा कलेक्शन की। नॉन इन्वेसिव का मतलब ये होता है कि ऐसी डाटा कलेक्शन जिसके अंदर आप जिससे डाटा कलेक्शन कर रहे हैं उसको ये इस चीज़ का एहसास ना होने दें इन एन आइडियल सिनेरियो, या फिर आप कम से कम तर उसको एहसास होने दें कि डाटा कलेक्शन जो सा है वो आप कर रहे हैं। तो इसलिए शायद जो कैमरा को सामने माउंट करना कुड बी रिलेटिवली मोर डिस्करेजिंग, बट इट इज़ रादर फ्रूटफुल। बट येस, इफ़ यू कैन माउंट अ हिडन कैमरा और आप कंसेंट फॉर्म में शो कर देंगे हिडन कैमरा भी है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट। तो बहरहाल यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लेने के लिए ऑब्जर्वर्स बैठे हुए होंगे जिनको अगर लगेगा कि कोई चीज़ फैसिलिटेटर मिस कर रहा है तो वो एज अ क्यू कार्ड जो सा है वो फैसिलिटेटर के को पास ऑन करेंगे, और फिर वो फैसिलिटेटर जो सा है वो उन जो इंस्ट्रक्शंस हैं ऑब्जर्वर्स की उनको उसके ऊपर भी अकॉर्डिंगली काम कर सकता है। अदरवाइज जो मेन जो जॉब है ऑब्जर्वर्स की वो है इस पूरी एक्टिविटी को नोट डाउन करना और इससे ऑब्जर्वेशंस को लेना।
इसके अलावा माइनर टू कैप्चर द यूज़र फेशियल एक्सप्रेशंस, सॉरी मिरर टू कैप्चर द यूज़र्स फेशियल एक्सप्रेशंस। ये यहाँ पे इन्होंने एक रियल टाइम एनवायरनमेंट है उसके अंदर यहाँ पे एक मिरर जो सा है वो प्लेस करके दिखाया हुआ है, जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट। इसके अलावा एक और जो सी यूज़बिलिटी वैल्यूएशन की जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ पे दिखाई हुई है कि फैसिलिटेट participant is evaluate performing the task on its own, and there is no facilitator beside the participant so that the participant feel relatively free। और participant जो सा है, सॉरी फैसिलिटेटर जो सा है वो इस वीडियो कैमरा के थ्रू या वीडियो कैमरा प्लस अगर मिरर इमेज इसकी स्क्रीन की पार्टिसिपेंट की मिरर इमेज जो सी है स्क्रीन की वो यहाँ पे दिखाई जा रही हो, प्लस वीडियो कैमरा की जो रिकॉर्डिंग वो यहाँ पे दिखाई जा रही है, तो फैसिलिटेटर जो सा है वो यहाँ पे वो तमाम चीज़ों को देख रहा है और ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। एंड हियर वी हैव अ टेबल एंड द चेयर मे बी फॉर द रिफ्रेशमेंट और टू सिट, प्रॉब्ली फॉर द वीडियो ऑपरेटर या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर यू कैन से। तो ये एक और इन्वायरमेंट है, उसके हवाले से यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। उसके बाद बारी आती है एक और ऑब्जर्वेशन रूम, एक और जो है वो इवेल्यूशन रूम टेस्टिंग एनवायरनमेंट की फिजिकल एनवायरनमेंट के हवाले से, उसके आर्किटेक्चर के हवाले से, जहाँ पे ऑब्जर्वेटर्स जो से हैं वो डिफरेंट रूम में हैं, जहाँ पे उनके पास वीडियो मॉनिटर जो कंप्यूटर मॉनिटरिंग आ रही है और वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है, जैसे कि यहाँ पे एक फ्रंट कैमरा भी लगा हुआ है और ये यहाँ पे एक बैक कैमरा भी लगा हुआ है, इनकी रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे आ रही हैं और कंप्यूटर की जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे आ रही हैं और वो सेपरेटली डिफरेंट रूम में बैठे यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। द मोर यू, मैं यहाँ पे एम्फोसाइज करना चाहूँगा इस आर्किटेक्चर को लेके कि आई बिलीव दिस आर्किटेक्चर इज़ रिलेटिवली बेटर रिगार्डिंग के जो पार्टिसिपेंट है उसके लिए ये इवेलुएशन मैकेनिज्म जो है वो दी मोस्ट नॉन इन्वेसिव रहे, उसको ये लगे कि बहुत ज़्यादा लोग जो से हैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है और बहुत ज़्यादा मुझे कीनली ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा, बहुत ज़्यादा डिटेल में ऑब्जर्व मुझे नहीं किया जा रहा। इसके बाद बारी आती है पायलट टेस्टिंग के हवाले से। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे प्रीवियस सब पॉइंट्स को होल्ड पे रखा था और मैंने कहा था कि मैं पायलट टेस्टिंग के अंदर उनको कवर करूँगा। मैं कोशिश करूँगा इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन करते हुए तमाम एस्पेक्ट्स जो मैंने वहाँ प्रीवियसली ऑन होल्ड रखे थे कवर करने की, अगर कोई रह जाता है तो आपका रिस्पेक्टिव टीचर ड्यूरिंग क्यूए सेशन या फिर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ड्यूरिंग क्यूए सेशन जो सा है वो उनको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोशिश करूँगा कि तमाम के तमाम यहाँ पे एड्रेस हो जाए। ऑलराइट, मैं पायलट टेस्ट के हवाले से इससे पहले कि मैं यहाँ पे इनके बुलेट्स को रीड आउट करूँ और आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, मेरा एम्फोसाइज ये मैं करूँगा कि सबसे पहले मैं इस पूरे पायलट टेस्ट की इंपॉर्टेंस को और उन तमाम पॉइंट्स को बाय माई ऑन एक्सप्लेन करूँ और उसको उसके तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उसकी जो इंपॉर्टेंस है पायलट टेस्टिंग की उसको आपके सामने रखूँ और फिर मैं इसको रीड आउट करते हुए अगर कुछ मिस हो जाए तो फिर मैं उनको एक्सप्लेन कर दूँ और फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर जाएँ। ऑलराइट, सबसे पहली बात मैंने ये कही थी कि कोशिश ये करें कि अपनी टारगेट ऑडियंस को अपनी एप्लीकेशन ना दिखाएं ड्यूरिंग दी आई वुड से जो भी हमारी ब्रीफिंग थी या जो भी हमने इवैल्यूएशन से पहले यूज़र को थोड़ा बहुत एजुकेट करना था एप्लीकेशन के हवाले से या इस तमाम एप्लीकेशन के दौरान, तो आप एप्लीकेशन को यूज़र को ना दिखाएं। एक तरफ मैंने ये कहा था, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि जो यूज़र है उसके साथ जो पायलट टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म करवा लें। अब एक और बात है कि पायलट टेस्टिंग जो सी आपने परफॉर्म करवानी है वो किस तरह से परफॉर्म करवाना जो सा है वो बेहतर होता है, देखें। और फिर मैंने ये भी बात हाईलाइट की थी कि हमें ये भी मॉनिटर करना ज़रूरी होता है कि ये जो हम टेस्ट एवेल्यूएशन कर रहे हैं हम इस पर्टिकुलर यूज़र के साथ कितनी टेस्ट परफॉर्म करें। ये थर्ड टेस्ट है विद दिस यूज़र इंटरफेस और अब यूज़र के लिए इंटरेक्ट करना कितना आसान हो गया विद कंपैरिजन विद द फर्स्ट इंटरेक्शन जो उसने किया था, वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, पायलट टेस्ट जब हम परफॉर्म करवाते हैं तो उसका मकसद ये होता है, मैं यहाँ पे इन पॉइंट्स को भी ओवरऑल कवर कर दूंगा, कि हम ये मेक श्योर कर लें कि हमने जो प्रेपरेशन की है यूजेबिलिटी टेस्टिंग की वो बिल्कुल ठीक है, हमने जो स्क्रिप्ट बनाए हैं, हमने जो
ओरिएंटेशन स्क्रिप्ट बनाया है, हमने जो क्वेश्चनियर्स बनाए हैं, हमने जो प्रोसेस सारा का सारा डिज़ाइन किया है, हमने जो अपनी फिजिकल इन्वायरमेंट को सेट किया है, और हमने जिस तरह से सोचा है यूजेबिलिटी टेस्टिंग को परफॉर्म करवाना, जब हम एक्चुअली जो टेस्ट यूज़र के साथ एक्टिविटी को परफॉर्म करवाएंगे, हम टेस्ट 1 परफॉर्म करवा रहे होंगे, तो हमें किसी भी किस्म का फेलियर नहीं आएगा। इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए बेसिकली हमने जो एक एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है उसको ऑलरेडी पायलट टेस्ट के अंदर मिमिक करके ये मेक श्योर करते हैं कि हमारी जो डिज़ाइंड यूजेबिलिटी टेस्टिंग है उसके अंदर किसी भी किस्म का फ्लॉ नहीं है, और जो भी फ्लॉ हैं वो हमने पायलट टेस्ट के दौरान दूर कर लिए हैं। बेहतर यही होता है कि आप पायलट टेस्ट जो सा है वो अपनी टेस्ट यूज़र के साथ ही परफॉर्म करवाएं। मगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि बेहतर सिनेरियो ये होता है कि आप जब पायलट टेस्ट परफॉर्म करवा रहे हैं वो आप अपनी जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जिसके साथ आपने एवेल्यूशन परफॉर्म करवानी है लेटर ऑन, उसके थ्रू पायलट टेस्ट जो सा है वो परफॉर्म ना करवाएं तो वो बेहतर रहेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि पायलट टेस्ट के दौरान हो सकता है कि आपको बहुत सारे रीटेक लेने पड़े। आप दरमियान में जो है वो एवेल्यूशन जो सी है उसको रोक दें ड्यू टू सर्टन अननोन इश्यूज़, और फिर आप उनको करेक्ट करते हुए दोबारा से एप्लीकेशन को परफॉर्म करें। तो बेहतर ये है कि आप पायलट टेस्ट जो सा है वो अपनी एप्लीकेशन से मिलती जुलती एप्लीकेशन के साथ परफॉर्म करवाएं, ताकि यूज़र को भी ये आइडिया हो जाए, आपके टेस्ट यूज़र को भी ये आइडिया हो जाए कि जो आपकी एक्टिविटी जो है वो किस तरह से थ्रू आउट परफॉर्म होगी, और आपकी जो आपको इवेल्यूशन टीम को भी पता लग जाए कि आपने जो डिज़ाइन की है इवेल्यूशन पूरी की पूरी वो अब जो है बाय द एंड ऑफ पायलट टेस्ट जो सा है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसमें अब किसी भी किस्म का कोई इशू आने के चांसेस नहीं है। अच्छा, अब ये ट्रेड ऑफ है कि पायलट टेस्ट जो सा है वो टेस्ट यूज़र के साथ आप परफॉर्म करवाते हैं या नहीं करवाते, या बेहतर तो मैं बात ये कहूँगा कि करवा पाते हैं या नहीं करवाते। ऑब्वियसली आपकी कोशिश ये रहेगी कि आप पायलट टेस्ट भी टेस्ट यूज़र के साथ करें, ताकि जो आपको फीडबैक मिले अपनी डिज़ाइंड यूजेबिलिटी टेस्टिंग के हवाले से वो बड़ी रियलिस्टिक हो, और यूज़र के रिस्पेक्टिवली जितने भी इश्यूज़ हैं उनको आप ऑलरेडी जो है वो जो है वो आप रिजॉल्व कर चुके हों। तो ये आपका एम्फोसाइज रहना चाहिए पायलट टेस्टिंग के दौरान। और अब मैंने जैसे ये कहा कि पायलट टेस्ट पर, और हो सकता है कि आपके पास टेस्ट यूज़र की एक्सेस ना हो, तो आप खुद भी पायलट टेस्ट को परफॉर्म करवा के चेक कर सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ बात ये आती है कि पायलट टेस्ट को परफॉर्म करवाते हुए जैसे मैंने कहा कि सिमिलर नेचर ऑफ एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें अगर आपने टेस्ट यूज़र के साथ जो सी है वो एप्लीकेशन को इवेलुएट करना है पायलट टेस्टिंग के अंदर, तो सिमिलर नेचर की एप्लीकेशन इस्तेमाल करें। बट येस, अगर आप इवेलुएटर खुद जो से हैं वो पायलट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो चाहे उसी एप्लीकेशन को जिसके ऊपर आपने इवेल्यूशन परफॉर्म करवानी है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने जो कहा था कि पायलट टेस्ट अगर आप परफॉर्म करवा रहे हैं तो सिमिलर एप्लीकेशन इस्तेमाल करें। टेस्ट जो सा था सॉरी जो पायलट टेस्ट के दौरान आप जो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिमिलर नेचर की एप्लीकेशन इस्तेमाल कर लें। आप अपनी एक्चुअल एप्लीकेशन जिसके ऊपर आपने टेस्टिंग परफॉर्म करवानी है उसको परफॉर्म ना करवाएं, उसको ना इस्तेमाल करें। उसकी वजह ये है कि पायलट टेस्टिंग जो सी है वो हो सकता है कि कई दफ़ा आपको उसका रीटेक लेना पड़े, जैसे कि मैंने पहले कहा। और उससे होगा ये कि पायलट टेस्ट के दौरान जो डाटा आएगा वो बहुत ज़्यादा रीटेक्स के दौरान होगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिट एंड ट्राई शामिल होंगे। यूज़र को ऑलरेडी एप्लीकेशन के यूज़र इंटरफेस के बारे में एक्सपोजर मिल चुका होगा यूज़र को ऑलरेडी एप्लीकेशन के बारे में एक्सपोजर मिल चुका होगा, जब हो सकता है कि वो पायलट स्टडी को दोबारा से रीटेक देते हुए परफॉर्म करवा रहा हो। तो पायलट टेस्ट के दौरान जो डाटा कलेक्ट होता है वो हमारे लिए काम का नहीं है, because higher chances are that you will never be able to perform pilot test in one take, right? So that's why आप नहीं चाहते कि यूज़र को आपकी एप्लीकेशन के बारे में एक्सपोजर मिले। आप यही चाहते हैं कि जब टेस्ट 1 परफॉर्म करवाया जाए और 1 टेक डाटा जब कलेक्शन हो टेस्ट 1 की, तो आप जब टेस्ट 1 के अगेंस्ट उस सारे एक्सपोजर और उस सारे इंटरेक्शन को जब आप टेस्ट 1 के अगेंस्ट विद ऑफ दैट पर्टिकुलर
टेस्ट यूज़र आप उसको एसोसिएट करें तो वो वाकई में उस यूज़र की उस एप्लीकेशन के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन हो, ताकि आपको ये पता लग सके कि जो टेस्ट यूज़र है उसने फर्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट किया तो लिटरली फर्स्ट टाइम उसका कैसा बिहेवियर रहा था। और फिर आप, इसीलिए मैं अब आखिरी अपने पॉइंट के ऊपर एम्फोसाइज करना चाहूँगा जो मैंने पेंडिंग छोड़ा था, कि आपको ज़रूरत है कि आप जब भी एक यूज़र के साथ पहली, दूसरी, तीसरी अप टू 10वीं इवेल्युएशन परफॉर्म करवा रहे हैं, इससे ज़्यादा या इससे कम आप परफॉर्म करवाते हैं, ये डिपेंड करता है आपके सिनेरियो के ऊपर। तो मैं अगेन अपने पॉइंट के ऊपर वापस आना चाहूँगा कि जो आप पायलट टेस्ट, जो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट टेस्ट एक ही यूज़र के साथ परफॉर्म करवा रहे होते हैं, तो आप उसके साथ टेस्ट नंबर इसलिए एसोसिएट करते हैं ताकि आपको पता हो कि टेस्ट 1 का जो सा एफिशिएंसी का डाटा था इंटरेक्शन का, उससे टेस्ट 10 का जो सा डाटा है वो कितना डिफरेंट है। यूज़र आया आपकी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके, यूज़र जो है वो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर पाता है, लाइक टेस्ट 3 के अंदर ही जो एफिशिएंसी का डाटा इंप्रूव हो गया इमीडिएटली। क्या टेस्ट 10 तक वही रहा, या लाइक टेस्ट 1 से टेस्ट 3 तक तो एक एक सडन पीक आई आपकी एफिशिएंसी की इंप्रूवमेंट में, लेकिन आफ्टर टेस्ट 3 जो सा है वो बड़ा ही ग्रेजुअल सा इंप्रूवमेंट था। आपको टेस्ट 3 के बाद टेस्ट परफॉर्म करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपको शुरू के ही चंद टेस्ट को परफॉर्म करवाने के बाद इस बारे में पता लग जाएगा। तो आपको इससे ये पता लग सकेगा कि आपकी एप्लीकेशन को लर्न करना रिलेटिवली आसान है, या फिर टेस्ट 1 के ऊपर भी यूज़र जो गलतियां कर रहा था, टेस्ट 5 के ऊपर भी यूज़र वही गलतियां कर रहा है, और टेस्ट 10 के ऊपर जाके कहीं वो 80% अपनी इश्यूज़ को रिजॉल्व कर पाता है और आपकी एप्लीकेशन को अडॉप्ट कर पाता है। तो दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट कि पायलट स्टडी के दौरान आप जो है वो, जो अगर तो आप टेस्ट यूज़र के साथ पायलट स्टडी परफॉर्म करवा रहे हैं तो आप सिमिलर एप्लीकेशन उनको दें पायलट स्टडी टेस्ट परफॉर्म करवाने के लिए, ताकि आपका टेस्ट इटसेल्फ इवेलुएट हो, ना कि आपकी एप्लीकेशन पायलट टेस्ट के दौरान, राइट। और उसके बाद जब आप टेस्ट 1 परफॉर्म करवा रहे हो तो अब ये सही टाइम है आपके लिए कि जो टेस्ट 1 है, जो कि वन टेक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने तमाम इश्यूज पायलट टेस्टिंग के दौरान रिजॉल्व कर दिए हैं, और आप टेस्ट 1 जो परफॉर्म करेंगे इट इज़ गोइंग टू बी वन टेक टेस्ट। और उसके बाद जो सा है वो यूज़र जो सा है वो जो डाटा है आप उसकी यूज़र के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन के तौर पे इस डाटा को एसोसिएट करते हुए अपनी एप्लीकेशन को इवेलुएट कर पाएंगे। अब इसके अंदर फॉर इंस्टेंस अगर एक यूज़र गिव अप कर जाता है फॉर इंस्टेंस टेस्ट 1 के अंदर ही, तो आप उसका डाटा जो सा, या फिर उसने टेस्ट 3 के बाद वो गिव अप, टेस्ट 3 के दौरान वो गिव अप कर जाता है, तो आप उसका डाटा टेस्ट 4, टेस्ट 5 और टेस्ट 6 के लिए भी जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास टेस्ट 3 का डाटा उस यूज़र के अगेंस्ट नहीं आया। तो थ्रू आउट द टेस्टिंग प्रोसेस अगर किसी भी यूज़र का डाटा डिसकॉन्टिन्यूड हो जाता है, राइट, तो फिर आप उसका डाटा जो है वो आप डिस्कार्ड कर देते हैं, अपनी इवेल्युएशन के अंदर इस्तेमाल नहीं करते। दो के कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू आप डाटा को जो मिसिंग डाटा है उसको फिल कर सकते हैं, मगर आप टू सर्टेन एक्सटेंट तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर एक बहुत बड़े चंक ऑफ डाटा को के मिसिंग डाटा को फिल करने के लिए किसी भी यूज़र के अगेंस्ट आप उन डाटा फिलिंग मैकेनिज्म्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है डाटा की जो एक सीक्वेंशियल एक्सेस और इसके अंदर किसी भी किस्म की डिस्ट्रैक्शन या डिसकॉन्टिन्यूएशन का ना आना, और पायलट स्टडी कैसे परफॉर्म करवाई जाती है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और क्यों हमें जो है यूज़र को एक्सपोजर टेस्ट 1 के दौरान ही देना है एप्लीकेशन का, उससे पहले नहीं देना, क्यों हम टेस्ट हर एक टेस्ट के नंबर को हर एक टेस्ट को नंबर असाइन करना इंपॉर्टेंट है। ये तमाम पॉइंट जो है मैंने उम्मीद है कवर कर दिए होंगे, अगर कोई रह गया है तो हम क्यूए सेशन के अंदर इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बारी आती है कंडक्टिंग द रियल टेस्ट। जब आप एक्चुअली टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं तो टेस्ट फैसिलिटेटर हैंडल्स ऑल द इंस्ट्रक्शन विद द पार्टिसिपेंट, अदर टीम मेंबर्स एंड ऑब्जर्वर्स रिमेन कंप्लीटली क्वाइट। और इस बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि हर एक का रोल क्या है। डू नॉट प्रमोट और बायस यूज़र ड्यूरिंग द टेस्ट। आप यूज़र को इस तरह से गाइड ना करें, आप यूज़र के डिसीजन को इन्फ्लुएंस ना करें, आप यूज़र को लेट हिम परफॉर्म दी एक्टिविटी बाय हिज ओन। और जब आप क्वेश्चन करता है और जब आपको लगता है कि उसको जवाब देना लाजमी है और कब ज़रूरी है उसको जवाब देना, इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं, तो आप उसको गाइडेंस प्रोवाइड करें, मगर आप उसको इस तरह की गाइडेंस, आप उसको टूवर्ड्स गोल गाइडेंस प्रोवाइड करें, आप टूवर्ड्स स्पेसिफिक टास्क प्रोवाइड ना करें, या ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड ना करें जिसके थ्रू उसके डिसीजंस इन्फ्लुएंस हो या चेंज हो। ओनली असिस्ट इफ द यूजर इज
इज इफ द यूज़र इज़ इन स्वेयर डिफ़िकल्टी, राइट, और वो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया हुआ है कि कितने टाइम के बाद हम ये समझते हैं कि यूज़र इज़ एक्चुअली इन अ मेस एंड ही स्टक एंड यू आर सपोज टू गाइड हिम, और यू सपोज टू टेक नोट्स कि जी यूज़र इस पॉइंट के ऊपर स्टक किया था और हमने उसको इस तरह से गाइड किया है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कंडक्ट डीब्रीफिंग इंटरव्यू और क्वेश्चन एयर एट द एंड, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की कि अगर कोई क्वेश्चन यूज़र के या कोई कंसर्न या यूज़र किसी चीज़ के बारे में आपसे पूछना चाहता है वो आप डीब्रीफिंग के दौरान कवर करेंगे, और अगर आप जो डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं वो भी आप डीब्रीफिंग के दौरान बाद में एज अ क्वेश्चन एयर जो है यूज़र से डाटा कलेक्शन करेंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप, मैं ये इस पॉइंट के अगेंस्ट आपको ये कहना चाहूँगा, इन दोनों पॉइंट्स के अगेंस्ट आपको ये कहना चाहूँगा, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जो यूज़र एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहा है एप्लीकेशन के को इस्तेमाल करते हुए ओवर द कंप्यूटर, तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो कर लें थ्रू आउट द प्रोसेस, ताकि आप उस सिनेरियो के अगेंस्ट अगर कोई यूनिकली इंसिडेंट अकर होता है तो आप उसकी स्क्रीनशॉट जो है एज अ रेफरेंस वहाँ वीडियो टेपिंग से निकाल सकें, और वो जो हमारे पास डाटा कलेक्शन का पीछे टेबल था हमने देखा था, उसके साथ आप उसको एज अ रेफरेंस उसके साथ उसको पेस्ट कर सकें। उसके बाद बारी आती है डीब्रीफिंग इंटरव्यू के हवाले से। लेट यूज़र स्पीक थ्रू स्पीक हिज थॉट्स फर्स्ट, लाइक लेट हिम स्पीक टिल द पॉइंट ही स्टॉप्स स्पीकिंग, राइट। उसके बाद आप उससे अंटिल ही स्टॉप स्पीकिंग, उसके बाद आप टॉप डाउन अप्रोच को लेते हुए यू विल प्रॉब हाई लेवल इश्यूज फ्रॉम द टॉपिक गाइड फर्स्ट, देन मोर डिटेल्ड क्वेश्चंस अबाउट ईच टास्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो हमने प्रॉबिंग का हमने एक क्वेश्चन मार्क जो हमने इस्तेमाल किया था डाटा कलेक्शन के टेबल के अंदर, उसके हवाले से वो ये कह रहा है कि उनके अंदर जो उनसे स्वेयर इश्यूज आपको नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आप उनके बारे में क्वेश्चन करें यूजर से, बिकॉज उनके बारे में हमारे लिए जानना रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें नहीं पता कि क्वेश्चन के दौरान कब यूज़र जो सा है वो, हमें इनफैक्ट कभी भी नहीं पता कि यूज़र जो है वो किस लम्हे जो है वो इस तमाम एक्टिविटी को छोड़ के चला जाएगा, या वो उसको उस दौरान उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है उसको पहले कलेक्ट करें, और फिर जैसे आपको लगे कि यूज़र कंफर्टेबल है आप उससे मजीद डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, तो आप उससे मजीद डिटेल में डेप्थ में जाते चले जाएँ और लीस्ट सिग्निफिकेंट चीज़ों को भी एक्सप्लोर करते चले जाएँ। प्रोब स्पेसिफिक इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम द टेस्ट नोट्स, राइट, आस्क एनी क्वेश्चन पास्ट टू दी फैसिलिटेटर बाय दी ऑब्जर्वर, और अगर बिसाइड्स फैसिलिटेटर की जो तमाम कंसर्न्स हैं उनको क्लियर होने के बाद अगर ऑब्जर्वर की तरफ से कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो वो भी ऑब्जर्वर जो है वो फैसिलिटेटर को पास करेगा, और फैसिलिटेटर देन will be interacting about that question, or I would say that inquiring about that question with from the test user. So he's facilitator who will be asking directly that question from the test user rather the observer directly themselves. उसके बाद बारी आती है डाटा एनालिसिस के हवाले से। जब आपके पास डाटा कलेक्शन हो गई, तमाम एफिशिएंसी डाटा खासतौर पे और एक्यूरेसी डाटा के पास आ गया, तो यू परफॉर्म डाटा एनालिसिस। उसके अंदर आप मीन, मीडियन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कोरिलेशन टेक्निक्स और वगैरह वगैरह आप उसके ऊपर अप्लाई करके आप अपनी डाटा की कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं थ्रू योर डाटा दी एरर्स एंड डिफ़िकल्टीज़ विच अराउज, और इसके अलावा डायग्नोज करते हैं द सोर्स ऑफ ईच एरर, और प्रायोरिटाइज करते हैं प्रॉब्लम बाय देयर स्वेरिटी और क्रिटिकलिटी। और ये स्वेरिटी रेटिंग आप 0 to 4 वही इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने शुरू में एक यूजेबिलिटी वैल्यूएशन मैकेनिज्म के अंदर स्वेरिटी रेटिंग इस्तेमाल की थी 0 to 4, और बेस्ड ऑन दैट आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही उसी मैकेनिज्म के थ्रू जो हमने वहाँ पे देखा था, और उसको सॉर्ट करके आप उसके अगेंस्ट हर एक प्रॉब्लम के अगेंस्ट जो सा है वो प्रपोज कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट जो डिज़ाइन है वो क्या हो सकता है, और उसको आप एड्रेस करेंगे और अपनी एप्लीकेशन प्रोटोटाइप के अंदर उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करेंगे। फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट, आई गेस ये लास्ट स्टेप है। लिस्ट द पॉजिटिव फाइंडिंग, यूर सपोज टू फाइनल रिजल्ट जो रिपोर्ट की जो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे उसकी जो आप रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे उसके हवाले से आपने सबसे पहले जो है वो लिस्ट ऑफ पॉजिटिव फाइंडिंग यू सपोज टू लिस्ट डाउन, देन यू सपोज टू लिस्ट डाउन दी रिकमेंडेशंस, प्रॉब्लम्स जो आपने डिस्कवर की इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यू नीड टू सॉर्ट देम आउट बेस्ड ऑन देयर स्वेरिटी रेटिंग, जैसे कि मैंने पहले लास्ट स्लाइड में भी आपको कहा, एंड रिकमेंडेशंस जो उसके अगेंस्ट आप समझते हैं। Diagnose why the problem occurred, illustrate it with the screenshot, rate its severity rating, indicate exactly how many test users experienced the problem. This is very important.
दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप ये बताएं कि जो प्रॉब्लम अकर हुई है ये सिर्फ एक यूज़र को एक टेस्ट केस परफॉर्म करवाते हुई या बहुत सारे यूज़र्स को ही परफॉर्म हुई है। ऑब्वियसली वो भी जो है वो इन्फ्लुएंस करेगी कि हम इस प्रॉब्लम को कितना सीरियसली डील करें। बिसाइड्स दिस severity rating, indicate a reference to टाइम स्टैम्प ऑन द वीडियो टेप। आप जो है जैसे कि आपके टेबल के अंदर आपने टाइम स्टैम्प हर एक एक्शन के अगेंस्ट दी हुई है, तो आप उस टेबल में से टाइम स्टैम्प को लेके आप वीडियो टेप के अंदर ये चेक कर सकते हैं कि किस टाइम ये अकर हुई हुई है। उसके बाद पॉसिबिलिटी इंक्लूड एन अप्रोप्रिएट यूज़र कोटेशन, अगर यूज़र ने कुछ सजेस्ट किया था। इसके अलावा डिस्क्राइब योर सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट, और इसके अलावा आप एक अपेंडिक्स जो है वो जनरेट करें ऑफ रॉ डेटा इन टेबल, जो कि जिसकी बेस के ऊपर आपने ये तमाम चीज़ें जो सी हैं वो कंक्लूड की हैं। सो दिस वाज द, आई बिलीव दिस वाज द लास्ट स्टेप ऑफ द इवेलुएशन। और इसके अलावा बैकग्राउंड क्वेश्चन एयर, कंसेंट फॉर्म वगैरह वगैरह वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अपेंडिक्स में शामिल हो जाएंगी। एंड दीज आर द रेफरेंसेस, दैट वाज द लास्ट स्टेप of usability testing with the target audience, and these are the references which I urge you to see and learn from them. और किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो विल कवर देम इन द क्यूए सेशन। आई बिलीव आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कवर एवरी सिंगल पॉइंट इन दिस लेक्चर, दो दिस लेक्चर ended up as a very long recording, बट अगर किसी भी किस्म का कोई इशू आपको स्टिल रह गया हो तो आई विल ट्राई टू आंसर देम इन द क्यूए सेशन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।